Welcome to Bubna's IAS, Surat. So, guys, the plan is to talk about ethics का पेपर ऑफ GPSC GS पेपर 4. ऐसा है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं बात करने को लेकर. जैसे उसका जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो यही है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टाइमिंग का डिवीजन वगैरह वगैरह, वो सबसे पहले देख लेते हैं. अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी को कोई भी आइडिया नहीं होगा इस एग्जाम को लेकर, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये वाला जो पेपर पैटर्न, ये वाला जो पेपर मैं लेकर आया हूँ, ये वाला पेपर आज तक जीपीएससी के नए पैटर्न के हिसाब से आज तक एक ही बार एग्जाम हुई है. तो हमारे पास सैंपल पेपर के फॉर्म में खाली एक ही पेपर है. आयरॉनिकली इससे पहले जीपीएससी का मेंस कभी जब भी होता था तो उसमें ये वाला पेपर इंक्लूड ही नहीं होता था. एथिक्स कभी इसका इस तरीके से पार्ट नहीं था. तो हमारे पास सब मिला जुला के एक ही पेपर है. इस एक पेपर में से ही डिड्यूस करना पड़ता है कि क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करके कर सकते हैं. उसको बेटर डिड्यूस करने के लिए जितने बच्चों ने पिछले साल एग्जाम दिया था उनसे बहुत सारी बातें समझी. वो यूपीएससी में भी अप्लाई होता है, जीपीएससी में भी अप्लाई होता है. कॉन्टेक्स्ट हर एक में सिमिलर अप्लाई होता है. सो ऐसे कि यूपीएससी और जीपीएससी के हिसाब से जीपीएससी का आज तक का हमारे पास एक ही सैम्पल पेपर अवेलेबल है, और उसी के सैम्पल पेपर के बेसिस पे, पुराने बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमको ना कुछ बातें समझ आई है कि कहाँ कहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए तो एथिक्स का पेपर हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है. उस केस में फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऐसा है जीपीएससी के मेंस में इट्स अ रेयर केस, टोटल मिला के 8 केस स्टडीज आते हैं. तो ये ऑफिशियली जीपीएससी की तरफ से दिया हुआ है कि टोटल 8 केस स्टडी आएंगे. 8 केस स्टडी में हर केस स्टडी 25 मार्क का है. 200 वर्ड के अंदर का केस स्टडी लिखना है, तो 200 मार्क का ये पेपर हो गया. टोटल 250 मार्क का तो पेपर है. 5 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्कर वाले. टोटल 250 मार्क का पेपर है. इसका मतलब केस स्टडी की जो कीमत है वो 80% की है. 80% का ये पेपर होता है. इस पेपर में जैसे अगर कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी पेपर, अगर केस स्टडी का 80% पेपर बन के तैयार होता है, इसका मतलब पेपर प्रैक्टिस मांगता है. पेपर जब प्रैक्टिस मांगता है तो प्रैक्टिस हमेशा, सबसे पहले प्रैक्टिस वाले में क्या पता हो जाना चाहिए कि मेरे को एक टू डू लिस्ट बना के दे दो ना, मेरे को ऐसे 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 करते हुए प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे करके करूँगा, तो उसके हिसाब से रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, तो वन फाइन डे में उधर पहुँच जाऊँगा. तो आज इसके जितने भी निटी-ग्रिटीज़ हैं सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं. ऑफिशियली क्या लिख रखा है जीपीएससी ने अपनी तरफ से. उनका ये कहना है कि क्वेश्चंस को प्रिसाइज एनालिटिकल मैनर में 200 वर्ड में करना, हर एक का 25. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज कंपल्सरी टू राइट आंसर ऑल द क्वेश्चंस लिखा है. एक ग्रे एरिया है, मैं नहीं जानता उसमें क्या है, कि अगर बाय चांस किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन है, और अगर मैं उसमें एक क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, तो क्या ऐसा है कि पूरा केस स्टडी चेक नहीं होगा? आज तक कभी पेपर चेक होकर मिला नहीं है, तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है. तो इसको कैसे डिड्यूस करेंगे, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है. अब आते हैं मुद्दे पे. लिखा इन द स्टडी द फॉलोइंग केसेस, रिफ्लेक्ट ऑन द, थैंक यू, एथिक्स का पेपर है, रिफ्लेक्ट ऑन द एथिकल इश्यूज एंड रिप्लाई द क्वेरीज एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ इन अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स. रिपीट लेवल पर है. इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स इंडिकेटेड आर imaginary resemblance is a coincidence. Most importantly, there is no need to reiterate the events and characters of the case study. Each question will carry 25 marks. इतना ही टोटल इंस्ट्रक्शन है. एक बार पढ़ लिया ताकि आगे जाकर इसकी कोई चर्चा ना हो. इसमें सर कोई खास फैंसी बात, एक ही एथिक्स. बात हो रही है कि एथिकल इश्यूज लिखने, तो प्लीज आप यहाँ पर पेड़ लगाए, यहाँ पर फिर जानवर कम हो रहे हैं, यहाँ का बायोडाइवर्सिटी चेंज करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन बहुत हैफेजर्ड हो रहा है, वो केस स्टडी में अगर दिखे तो आप केस स्टडी में वो लिखने पर मार्क्स नहीं पाएंगे. फेयर. कैसा बन के तैयार होता है सर? मैं इंग्लिश मीडियम का केस स्टडी लाया हूँ. ये केस स्टडी नंबर 1 यहाँ नीचे तक जाता है, और उसके बाद यूपीएससी के मुकाबले जीपीएससी के केस स्टडी की सबसे यूनिक बात, मेरा भी पिछली बार पहली बार ही था जब इसको देखा, ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है. Delineate the thought process she might have undergone. What are the options before Miss A? What would you advise her as a well-wisher friend? Why? ऐसा यूपीएससी में नहीं आता है. यूपीएससी में लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. तो जब बच्चा उसको पेज वाइज करके सॉल्व करना शुरू करता है तो उसको क्लियरली मालूम होता है कि मैं क्वेश्चन 1 का आंसर कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 का. इसकी आयरनी क्या है? क्वेश्चन तो इतना सा है, वो आयरनी नहीं है. हाँ, मतलब पहले कैसे भी करके सबसे पहले मेरे को ये वाला क्वेश्चन लिखने का, फिर ये क्वेश्चन लिखने के बाद स्पेस छोड़ू तब दूसरे वाले का आंसर लिखूं, फिर स्पेस छोड़ू तब तीसरे वाले का लिखूं. लिखना ऐसे ही पड़ेगा. क्यों? नहीं तो क्या करूं फिर? ऐसा लिखूं, व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर मिस ए. फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये पहले नहीं लिखना है, मुझे पहले लिखना है व्हाट वुड यू एडवाइज हर एज अ वेल. तो ऊपर क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो.
ये सब कोई नहीं जानता। तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के हिसाब से पेज भरने का पूरा प्रोसेस शुरू कर लेना चाहिए। होगा, ऐसा ही कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, एक केस स्टडी दूसरा वाला लिखा है। इसमें लिखा है मिस्टर बी डिसाइड्स टू हेल्प दीज डेस्परेट्स इन द 3 months ही वाज व्हाट बेनिफिशियरीज, व्हाट डू यू से अबाउट द स्पेशल ट्रीट्स, कैन यू सजेस्ट सम 3 इनिशिएटिव ह्यूमैनिटी, व्हाट कुड बी द मैसेज टू द कलीग्स टू वेयर ही इज हैप्पीनेस। थोड़ा बड़ा लग रहा है। फिर तीसरी केस स्टडी आई, आगे गए। मीन्स व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर हिम, हाउ डज ही कन्विंस टू पीपल, ये वो। फिर लिखा प्रैक्टिकल स्टेप्स वो आउटकम के लिए क्या लिखा। फिर चौथा वाला है, चौथे वाले का ऐसा करके आ रहा है। पांचवा वाले का है, फिर वो पांचवा का इतना छोटा आ गया। फिर वापस से आगे बढ़े छठे का, तो छठे का ना छोटा लग रहा है ना बड़ा, मिड साइज का है। सातवें वाले में गए तो ये भी मिड साइज का लग रहा है। आठवें वाले में गए तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। ऐसे करके पूरा केस स्टडी खत्म होता है। पर एक चैलेंज है ना, जैसे सबसे पहले तो हमको क्या सीखना चाहिए कोई भी एथिक्स के पेपर में, व्हाट इज द टॉप लर्निंग दैट एनी स्टूडेंट ऑन दिस प्लेनेट शुड हैव। फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, आई डाउट। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हिला तो पेपर हिल जाएगा। अब टाइम मैनेजमेंट का लेना देना किस बात से है, इससे कि पेपर है कैसे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइम मैनेजमेंट का सटीक तरीका क्या है, हाउ डू आई डिवाइड, एनी रैशनैलिटी एनीबडी कैन ब्रिंग, हाउ। हाँ, 80-20 नहीं, मैं कह रहा हूँ 9 से 12 की एग्जाम है, आपके सामने पेपर आ गया, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पर क्वेश्चन। सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी का डिवीजन होगा ना, पार्ट ए और पार्ट बी का डिवीजन होगा। पार्ट ए में केस स्टडी है, पार्ट बी में, तो फिर डिवीजन कैसे करूं 180 मिनट को। थैंक यू। हमने इसमें यूपीएससी वाला ही एक एस्पेक्ट कैलकुलेटिव लेवल पर लाया था। मैं 2 मिनट के लिए समझा देता हूं कि बात क्या है। जैसे यहां पर मैंने लिखा यूपीएससी। यूपीएससी में क्या होता था सर, यूपीएससी में टोटल मिला के 6 केस स्टडी आती थी और उसके अलावा 13 क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 90 मिनट में पूरा करते हैं और इसको भी 90 मिनट में पूरा करते हैं। सर तो 90 मिनट में दोनों पूरा कर लेते तो काम हो जाता है। पिछले 12-14 साल से तो यही पता है कि काम हो जाता, मतलब ऐसा ही लोग करते हैं, सारे AIR 1 यही बात करते हैं। तो फिर ऐसा ही कुछ होता होगा। तो अब जब ऐसा कुछ होता होगा तो फिलहाल मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरा इंटरेस्ट इसमें है। तो इसमें हमको क्या समझ आता है, अगर 13 क्वेश्चन में 90 मिनट में पूरा करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि एक क्वेश्चन को कितनी देर में करते होंगे। ऐसा आप क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि यूपीएससी में और जीपीएससी में दोनों में 10-10 मार्क का क्वेश्चन आगे पीछे करके 2 पेज देता है। दोनों का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 100% सेम है। जो पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा डेप्थ वेप्थ में। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दोनों में 100% सेम है। तो सर जो AIR 1 लाता है वो उस क्वेश्चन को किस स्टैंडर्ड से अप्रोच करता होगा। वो एक क्वेश्चन को अगर करने जाता है तो लमसम 7 मिनट का टाइम लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा जो जीपीएससी का पार्ट ए और पार्ट बी है, उसमें जो पार्ट बी वाला पार्ट है उसमें टोटल मिला के अगर 5 क्वेश्चन है, 5 मिला के अगर एक क्वेश्चन को 7 मिनट देते, हम टोटल ये बात कर रहे हैं कि हम 35 मिनट्स देकर अगर ये वाला पार्ट पूरा करें तो मेरे को मेरी लाइफ में केस स्टडी को लेकर एज मिल सकता है। ये हम यहां से लेकर आए हैं। विल इट बी फेयर, विल इट बी अनफेयर, समबडी हु टॉप्स द प्रीवियस एग्जाम, जब उस टॉपर का इंटरव्यू आएगा तब वो डिस्क्लोज करेगा अपने एथिक के मार्क्स के बेसिस पे कि मैंने ऐसा किया था, तब वो बात डिकोड होगी। लेकिन अभी तो जीपीएससी का एग्जाम कुछ ही दिन में, तो ये बात फिलहाल तो डिकोड नहीं हो सकती। तो फिर सवाल ये बचता है कि अगर पार्ट बी में 5 क्वेश्चन 7 मिनट में 35 मिनट में करके तैयार होते हैं, तो फिर टोटल पार्ट ए के लिए टाइम कितना बचता है ना। हाँ, 145 मिनट्स। तो 145 मिनट्स का अगर टाइम बचता है टोटल मिला के, तो टोटल 8 केस स्टडी होते हैं। तो पर केस स्टडी कितना टाइम हुआ, लमसम 18 मिनट्स। यूपीएससी में पर केस स्टडी कितना टाइम होता है। So people who compare with UPSC case studies, I am just saying something.
उधर 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है, जीपीएससी में 18 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो जीपीएससी वाले बंदे के पास 200 मार्क में हर क्वेश्चन में 3 मिनट ज़्यादा होने की वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको एज है। 15 से 18 कितना परसेंट होता है? 20%। हेलो, 20%। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस काम को करने के लिए जीपीएससी वाले बंदे को 20% ज्यादा टाइम अलॉटेड है। तो अगर ज्यादा टाइम अलॉटेड है तो इसके हिसाब से उसको मार्क्स ज्यादा लाने को लेकर सोचना चाहिए। तो ये पहला कैलकुलेशन है कि 18 मिनट में हो जाए तो मैं कितनी देर में करूं? 17 में ट्राई कर, 16 में ट्राई कर। तो इसका मतलब एग्जाम हॉल में जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे को ये दिमाग में रख लेना है कि 18 मिनट में मेरे को मेरी एक केस स्टडी खत्म कर देनी है। आई एम क्लियरली स्टेटिंग ऐसा नहीं होता है। So I want some practical problems that any student faces. हाँ, क्वेश्चन रीड करना। ओके, एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले 15 मिनट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? पहले 15 मिनट, हाँ, पार्ट ए या पार्ट बी, दैट इज सॉर्टेड। केस स्टडी ही है, सॉर्टेड है। 200 मार्क की पहले अप्रोच करूंगा ना, वो 50। थैंक यू। उसमें ऐसा है, मैं आपको कुछ, I'll try to teach. If you can implement it in the examination hall, it is awesome. But I'm just writing about a few traps that I have personally faced in the past. What is the first trap? That the first question takes maximum time. Why? That is how it is generally. जब आप यूपीएससी का भी कोई भी एग्जाम लिखने जाते हैं, आप जीपीएससी का भी कोई भी एग्जाम लिखने जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन टाइम मांगता है। लोगों का तो पहला क्वेश्चन 15 मार्कर 20 मार्कर में 15-15 20-20 मिनट खा जाता है। तब उनका गेम में फ्लो आता है, हाथ का वो बंद चालू करते हैं। तो अगर ये ट्रैप है तो ये ट्रैप तो रहेगा, इट इज कॉमन फॉर ऑल। ये जेन्युइनली कब एक बड़ा ट्रैप हो जाएगा? हाँ, क्वेश्चन भी बहुत हार्ड हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये ट्रैप है, ये तो पर सबके लिए ट्रैप है, पर और बड़ा ट्रैप कब हो जाएगा? जब केस स्टडी छोटा हो। बहुत बारीक बात बता रहा हूं, अगर केस स्टडी छोटा दिया हो ना पहला वाला, तो आयरनी क्या होती है पता है? छोटे वाले केस स्टडी में आदमी 18 की जगह 22-24 मिनट लगा देता है, और जब बड़ी वाली केस स्टडी आती है तब तक तो उसका पैसा उसमें खा गया होता है। तो अब तेरे को लगता है कि इसको छोटे में करके निकलना पड़ेगा, गड्ढा खोदना शुरू। ज्यादातर लोग जो पिछली बार जीपीएससी का मेंस देकर आए थे, उन्होंने वो 5 क्वेश्चन लिखे ही नहीं है एथिक्स के। क्यों? पहली बार था तो 18 मिनट में उसको करके निकलने का वो जो स्विचिंग वाला एलिमेंट था, वो एलिमेंट उतना सेट ही नहीं हो रहा था। ये पहला ट्रैप है। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अगर केस स्टडी छोटा हुआ तो वी आर डन फॉर लाइफ। तो निकलूं कैसे इसमें से? एक ट्रैप सॉल्यूशन, एक ट्रैप से, तो निकलूं कैसे इसमें से? क्या करूं? पेपर मेरे सामने आया है, ब्रह्मांड में सबने बोल दिया है 18 मिनट पर पेपर पर केस स्टडी को लगा के काम करना, ये वो। चल, ये बात झूठ क्यों है? ये बात झूठ क्यों है? सबको बराबर टाइम देने की बात कर रहा है ये आदमी। केस स्टडी छोटा बड़ा में कभी भी ज्यादा टाइम कम टाइम हो ही नहीं सकता। तो इसमें रैशनैलिटी पुट करते, बड़ा केस स्टडी कितना टाइम, बड़ा केस स्टडी कितना टाइम आया ना? सब्जेक्टिव, कोई बोल रहा है 20, कोई बोल रहा है 21, कोई बोल रहा है 22, तो सब्जेक्टिव होगा। इसका मतलब हमको हमारे एग्जामिनेशन हॉल में खुद तोलना पड़ेगा कि मैं कितना टाइम खा के जा रहा हूं, अकॉर्डिंगली क्या स्ट्रेटेजाइज करेंगे उसके बाद। फिर जो छोटा आएगा उसको कितना टाइम दूंगा। तो ऐसे केस में आई एम जस्ट राइटिंग कि अगर इधर 3 मिनट बढ़ा दिया मैंने और इसको 21 मिनट का कर दिया, तो 3 मिनट घटा के इसको 15 मिनट का करना पड़ेगा। क्या इससे ज्यादा अगर एक्सीड हुआ तो फिर आपको उसी वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रायता फैलने लगेगा। बराबर? छोटा वाला जल्दी टाइम लेगा। एक, अब आते हैं इस बात पे,
तो अब अगर ये वाला होने लगेगा तो सर मेरे को तो एक्चुअली एग्जाम टॉप करना है, तो मैं क्या करूं? सबको सेम पेपर आया, मारे एग्जाम टॉप करूं छे साहब, तो मारे हूं करूं ऊपर से पूरा कंप्लीट करने पर तो इंटरव्यू कॉल आता है ना, टॉप कैसे करेंगे? थोड़ा सोचो ना, ये भी एक केस स्टडी है। पहले मैं सोचा था कि बताऊंगा, फिर मैंने सोचा नहीं, केस स्टडी चलाता हूं। एक ट्रिक देता हूं, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। मैं क्या बोलता हूं, आप ना ध्यान से ये केस स्टडी देखा छोटा, ये केस स्टडी देखा बड़ा, केस स्टडी देखा ठीक ठाक, केस स्टडी देखा ठीक ठाक, केस स्टडी देखा छोटा, केस स्टडी देखा ठीक ठाक, केस स्टडी देखा ठीक ठाक, केस स्टडी देखा, ओ भाई ये तो बड़ा लग रहा है। हम क्या ट्राई कर सकते हैं पता है, हम हमारी नंबरिंग कर सकते हैं केस स्टडी पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप में से कोई भी इस काम को करने में सक्षम हो जाता है तो वो शायद इस गेम में बाकी चैलेंजेस के मुकाबले गेम से बाहर निकल सकता है। मतलब क्या करना पड़ेगा, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ये मेरा अगर क्वेश्चन नंबर केस स्टडी नंबर 2 है और मेरे को ये समझ आता है कि सबसे बड़ा केस स्टडी, आप इधर खुद 1 करो। आपको लगता है कि अच्छा ये 3 वाला मेरे को नहीं लग रहा कि अभी ये मेरे काम का है, इसको मैं 6 नंबर पे करूंगा, तो इसको 6 कर। आप उसको अलाइन करके अगर चालू कर देंगे गेम में तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाएगा, विथ पैसेज ऑफ टाइम आपका बड़ा वाला केस स्टडी जल्दी 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 निपटने लगेगा। तो जब एग्जाम अपने हीट ऑफ द मोमेंट में आएगा तो बाद में आपके पास छोटे 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 केस स्टडी बनेंगे। अगर आप बड़ी छलांग लगाने लग जाओगे तो छोटे केस स्टडी के साथ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या होता है, जैसे ही बड़ा वाला केस स्टडी पार करके आदमी गया तो उसके बाद पेज पलट, तो अभी ये तो छोटा है, मेंटली वो जीतने लगता है गेम को। इसका उल्टा क्या होता है, छोटा केस स्टडी अभी करके निकला, अगर गलती से उसमें ज्यादा टाइम लग गया और पेज पलटा और अगला बड़ा है, बस आगे तो चर्चा करनी ही नहीं है। अरे भाई ये क्या हो गया। तो मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, पीपल कैन ट्राई अकॉर्डिंगली। जैसे मैं तो क्या बोलता हूं कि आपको इसमें से बाहर निकलना हो ना, तो आप खुद असाइन कर दीजिए, करना 8 ही है, घड़ी में एकदम फिक्स है। एग्जाम्पल 10 बजे से 1 बजे की एग्जाम है तो 10 से 12 के बीच में सारे केस स्टडी खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के अंदर तो वो होने ही पड़ेंगे, अपने पास कोई स्कोप नहीं। पर सबसे पहले बड़ा हुआ करता हुआ चला जाऊंगा। उसमें सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का है, अगर सबसे बड़ा केस स्टडी पहले लेते तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, हाँ वैसे भी ज्यादा टाइम लगने वाला था, तो सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लेकर अगर सबसे ज्यादा टाइम लगा दिया तो मेरे को कम से कम मेंटल लेवल पर ये तो नहीं लग रहा कि मेरे टाइम का नुकसान हो रहा है। एथिक्स के पेपर का सबसे बड़े 2 चैलेंजेस क्या है, टाइम मैनेजमेंट और दूसरा एथिक्स के टर्म्स। तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि एथिक्स के टर्म भी लिखने लग गए, पता चले पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो टर्म भी क्या करके देगा। तो टाइम मैनेजमेंट में से इस गेम को निकालना पड़ेगा बाहर। ये इसका सेकंड पार्ट आएगा कि आप अगर असाइन करके चालू कर देंगे तो गेम में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। सेकंड, जैसे ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन ठीक है। टाइम यूटिलाइजेशन का एक पार्ट, अगर पहला वाला छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं, मेंटल डिवीजन कर दीजिए बड़े छोटे केस स्टडी के लिए, मेंटल लेवल पर नंबरिंग कर दीजिए, ये पहला पार्ट। अब मैंने केस स्टडी को नंबरिंग कर दिया, सुनते जाना प्लीज। मैं आया था 18 मिनट लेकर, एग्जाम्पल ले रहे कि मेरे 5 केस स्टडी जो है ये बड़े केस स्टडी है और मेरे 3 केस स्टडी जो है ये छोटे केस स्टडी है। तो मेरे दिमाग में सबसे अच्छा, अगर मेरे को इस एग्जाम को पास करना है तो क्या करूं, मैं इसको बोलता हूं कि मैं 21 मिनट्स में पर केस स्टडी स्विच करना चालू करूंगा। क्यों, बड़ा है तो टाइम लेगा ही, और छोटा है तो मैं क्लियर कर लूं कि मैं 15-15 मिनट पे जाऊंगा। आप मेंटल कैलकुलेशन कर लेना कि जब मेरे 3 केस स्टडी खत्म हो जाए बड़े वाले, तो मेरे 63 मिनट पार हो जाने चाहिए, या 60 मिनट के अंदर अंदर मैं 1 घंटे में मेरे 30 केस स्टडी कर लूंगा। क्योंकि अगर आपने मिड एग्जाम टाइम का असेसमेंट नहीं किया तो एथिक्स के पेपर में छूटने का चैलेंज थोड़ा ज्यादा है, बराबर है। लास्ट के 2 केस स्टडी आपको क्या एडवांटेज दे सकता है, फ्लो आ गया होगा तो कंपैरेटिवली फास्ट कंप्लीट हो सकता है। ये उसका सबसे मस्त एग्जांपल है। तो मैंने नंबरिंग कर दी, मैंने प्रोसेस चालू कर दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट प्लान पे आते हैं। सर ये जो नंबर 1 है यही मेरा नंबर 1 है, चलो भाई आओ जाओ केस स्टडी पे बात करते हैं। अब
मैंने केस स्टडी देखा, अब मेरा क्वेश्चन है, लेट्स कम टू द पॉइंट, हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर इज द क्वेश्चन। क्या करूं? ये क्वेश्चन आपके और मेरे लिए इस साल के एग्जामिनेशन हॉल में दोनों ने पहली बार देखा है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कैपिटलाइज कर सकूं केस स्टडी पे, ये पूछ रहा हूं। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करें, ये आपका अगला गोल्डन रूल होगा। तो मैंने यहां पर देखा डिलीनिएट द थॉट प्रोसेस शी माइट हैव अंडरगॉन लिखा है, तो मैंने क्वेश्चन में देख लिया कि कुछ तो थॉट प्रोसेस को बोल रहे डिलीनिएट करने के लिए, ऊपर देखकर लग रहा है किसी लड़की पे कोई केस स्टडी पूछेंगे। ठीक है भाई, हो गया, डिलीनिएट द थॉट प्रोसेस। टोटल मिला के कितने पेज दे रखे हैं? टोटल मिला के कितने पेज मिलते हैं? 4 पेज मिलते हैं, कभी कभी 5 पेज मिलते हैं। तो 8 केस स्टडी के हिसाब से अगर बात करें तो 4 पेज देंगे तो 32 पेजेस देंगे। अगर कोई भी 3 या 4 केस स्टडी में अगर एक ज्यादा कम ले लेते, लम सम 35 पेज ले लेते हैं, बराबर है। एक बात जीपीएससी वालों से करनी रह गई, सॉरी, इट्स अबाउट वर्ड्स। ओके, सपोज अगर यूपीएससी में एथिक्स में 125 हाईएस्ट है और जीपीएससी में भी 250 मार्क का ही पेपर आता है, तो जीपीएससी में हाईएस्ट 125 होना चाहिए या 150? 150 मैं भी कह रहा हूं, हमारे अलावा जो इस बात से एग्री कर रहा है उसको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कि क्यों जीपीएससी में एथिक्स में ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है। केस स्टडी के नंबर अलग है, मतलब हाँ, यहाँ 8 है अगर, तो यहाँ कंपैरेटिवली मार्क्स का स्कोप है, वहाँ 120 है, यहाँ 200 है, तो एक स्कोप है क्योंकि प्रैक्टिस से हो सकता है एक। दूसरा उसने बोला 20% ज्यादा टाइम मिलता है 2, पर मेरा इंटरेस्ट तीसरे वाले में भी है। क्या क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा कटते हैं। नहीं, जीपीएससी में भी एक ही केस स्टडी के 4 हो सकते हैं, बट देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पर क्वेश्चन 25 मार्क, दैट्स आल्सो फाइन, बट समथिंग इंटरेस्टिंग। वर्ड डिफरेंस क्या है? एक क्वेश्चन है, अगर जीपीएससी में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में एनीबॉडी, वो टोटल कितने वर्ड थे जीपीएससी के पेपर 1, 2, 3 में पर पेपर? 2500 है, सही है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जीपीएससी के पेपर 1, 2, 3 में 2500 वर्ड पर पेपर है, तो फिर एथिक्स में कितना है? अरे 8 केस स्टडी है, 200 मार्क्स 1600 ये हो गए, और 15 5 जा 75 हो गए, कितना हुआ? हाँ गाइस, हाँ 2350। सो आई एम सेइंग कि पेपर 4 जो है वो 2350 वर्ड्स का है। बहुत फर्क पड़ता है सर, मुझे नहीं मालूम कितना फर्क पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट में किसी भी इंसान का जो बहुत अच्छा एग्जाम लिखता है उसके कितने क्वेश्चन छूटते हैं? अच्छा प्रैक्टिस मेहनती बच्चा है, कितने क्वेश्चन छूटते हैं? मतलब अगर छूटते हैं तो एक, तो इसमें एक कम तो है ही ना, इसमें एक कम तो है ही ना। इसका मतलब आपका एथिक्स का पेपर कैलकुलेटिव लेवल पर भी छूट तो सकता ही नहीं, ऊपर से हर केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम भी दे रहा है, नंबर ऑफ केस स्टडीज भी ज्यादा है। तो अगर यूपीएससी का स्टैंडर्ड 125 मार्क का है या 130 हाईएस्ट है, तो जीपीएससी में मैं तो 20 मार्क जोड़ के ही चलूंगा, क्योंकि 2-3 एडवांटेजेस तो कंपैरेटिवली ज्यादा ही है, तो कैपिटलाइज करने की ट्राई कर सकते हैं। अब आता है अगला मुद्दा। ये बात बीच में क्यों उठा ली थी? वो इसीलिए क्योंकि पहला पार्ट ये
कि अगर केस स्टडी बड़ा छोटा होता है तो आपको असाइन करना चाहिए, बड़ा पहले साइड करना चाहिए, उसके बाद नंबरिंग करनी चाहिए, नंबरिंग करने के बाद केस स्टडी पे आना चाहिए। सपोज यही अपना केस स्टडी नंबर 1 है, मैंने इधर देखा तो इसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखना चाहिए। तो इसमें लिखा डिलीनियर द थॉट प्रोसेस शी माइट हैव अंडरगॉन, फिर लिखा व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल बिफोर हर, व्हाट डू यू एडवाइज हर एज अ वेल विशर एंड व्हाई। अब क्या करूं, अब क्या करूं, इसके बाद 4 पेज दिए हुए। तो क्वेश्चन का सबसे ऑड पार्ट क्या होता है जीपीएससी में? हाँ, सबसे ऑड पार्ट जो हर स्टूडेंट का अलग होगा। अगर 5,000 लोग एग्जाम लिखने जाते तो 5,000 फर्क आएगा। क्या ये टोटल मिला के 25 मार्क का है? किसको कितना देना है? वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन एक सब्जेक्टिव आइटम है। सर मैं सोच रहा हूँ ये 5 मार्क का होगा, मैं सोच रहा हूँ ये 10 मार्क का होगा। हीट ऑफ द मोमेंट में जो उस वक्त तेरे को ठीक लगे वो तू करना है। दिमाग किस चीज पर सबसे ज्यादा अलाइन होना चाहिए? जो मुझे ऐसा लगे कि क्वेश्चन एथिक्स का है इसमें, और इसमें कोई एथिकल कॉन्स्ट्रक्ट या कोई एथिकल बात ज्यादा पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा दिमाग क्या अलाइन करना चाहिए? यार उसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। अगर उसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा तो इसके बाद अगला प्रॉब्लम क्या आता है? मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों 4 ब्लैंक पेजेस दिए होते हैं? ऐसा तो है नहीं ना कि हर पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मेरे को पता चले कि ये यहां खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों काम अपने कोई एग्जाम हॉल के बीच में खुद ही करने का। यहां से शुरू होती है एथिक्स की सब्जेक्टिविटी कि 4 क्वेश्चन देखकर 25 मार्क में हर बंदा अपने हिसाब से अपनी बात रखेगा। सर मुझे लग रहा है ये 5 मार्क का है, मुझे लग रहा है ये 10। ये किसी को कोई कैसे सिखाएगा मैं नहीं जानता, एक पॉइंट के बाद। पर चर्चा खाली कर रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके साथ ऐसा सब होगा बीच बीच में। इसी क्वेश्चन को डिवाइड करने की ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है डिलीनिएट द थॉट प्रोसेस शी माइट हैव अंडरगॉन। कितने मार्क्स का रखूं? अभी देखा नहीं है केस स्टडी। ये ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर मिसेस, ये 2 है। व्हाट वुड यू एडवाइज एज अ वेल विशर, ये 3 है, और ये 4 है। सबसे पहले तो 4 क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन 25 मार्क का ये फाइनल है। हाँ तो भाई बता दो अब। हाँ 10 5 5 5, थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक्चुअली सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इसमें एथिक्स के कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में एथिक्स के कौन कौन से हैं? मेजरली जो कोर एथिक्स है। सेकेंड, जैसे what would you advise her as a well wisher friend, it can contain ethics, it may not contain ethics also। अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो वाई का आंसर कंपलसरी एथिक्स बेसिस पे ही होना चाहिए। मोर ऑफन देन नॉट बच्चे कौन सा वाला लिखते हैं आंसर? जीएस का। जीएस का आंसर लिख के आना इस गेम का ट्रैप होगा। क्यों? अभी मेरा दोस्त है मेरे पे रो रहा है, भाई मैं सोच रहा हूँ यार ये नहीं करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू उसको छोड़ दे, कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ रहने। मैं तेरे को पहले ही बोला जब तेरी शादी हो रही थी कि ये लड़की बराबर नहीं है, फिर तू इसके साथ रह रहा, ये वो कर। इसमें एथिक्स कहाँ है? फ्लो में आंसर लिखते लोग, आंसर रीड करता हूँ ना तो पता ही नहीं चलता है कि तू इस पूरे केस स्टडी में वो गटर ढीला इंडस्ट्रियल प्रपोजल लेकर आया, रिपोर्ट में तकलीफ थी, ये वो वाले में एथिक्स किधर है? तो ले सर पर ये भी तो मैं लिख ही सकता था। तो क्वेश्चन पेपर के स्टार्ट में पढ़ा नहीं? जब तू पेपर देने आ रहा था तेरे को किसी ने बताया नहीं एथिक्स की एग्जाम है? सर तो ये थोड़ा एथिक्स वाला नहीं लग रहा, अब मनाने वाला काम मत कर। यहां से सेकंड ट्रैप चालू होता है, यहां से सेकंड ट्रैप चालू होता है। ऐसे कौन क्वेश्चन पूछता है यार? 4 पेज छोड़ देते हैं खुद ही डिसाइड करने का कि इसमें क्या करना है। हाँ तो बांटो, बांटो भाई। जो कम झगड़ा करना चाहते हैं वो क्या बोलते हैं? 6.25 पर क्वेश्चन। सर मैं तो इक्वालिटी का बिलीवर हूं, एथिक्स में मेरा फेवरेट ही इक्वालिटी है, तो 6.25 पर क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक प्रजाति वो भी हो सकती है। 5 10 5 5। देखो ऐसा है, यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है ना, मैं आपसे अग्री डिसएग्री दोनों कर सकता हूँ।
मैं खाली अपनी बात पुट कर रहा था कि ऐसे चैलेंजेस आपको पूरे पेपर में 2 घंटे के दौरान 8 बार आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करके उसके लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा कि आ तो आवश्य प्रॉब्लम कोई सॉल्व કરીને આપવાનો છે કોઈ જ નહીં થશે જ નહીં હું કેવી રીતે થાય સર મને લાગ્યું તો લાગ્યું હવે હું કરવાનું ચલો પ્રશ્ન આગળ વધો ડિસાઈડ કઈ રીતે કરીશું કે આ કેસ સ્ટડી મોટી કરવી કે ના कि बड़ा छोटा हमने किया है बिल्कुल। लेंथ के हिसाब से या नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से ऑसम थैंक यू हाँ उनका क्वेश्चन बहुत सही है कि केस स्टडी को डिसाइड कैसे करने का कि लेंथ के हिसाब से देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से देखो लंबाई की छोटा है नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो 5 पेज मिलेंगे सॉल्व करने के लिए तो रीड करने में मानो एक इतना है અને બીજું થોડું લાંબુ છે એક જ મિનિટ વધારે લાગશે ને તો એ તો પ્રોબ્લેમ છે નહીં આપણે તો 5 મિનિટનું પ્રોબ્લેમ છે 4 पेज અને 5 पेज આવી જાય એ પ્રમાણે तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखकर ही असेस करना कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से क्या है तब आप वो ट्रैप से बच सकते हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन है गुड क्वेश्चन फेयर इनफ 3 4 को 8 दे दो क्योंकि वहां पे एथिक्स ज्यादा टेस्ट हो रहा है 2 को 5 और जो फर्स्ट वाला उसमें अब वो यही बोल रहा है पहले वाले को 6 दे दो 2 को 5 दे दो पहले वाले को 3 दे दो दूसरे ये बहुत सब्जेक्टिव है आज अभी जो हमारे मिलने का रीजन है वो केस स्टडी में आप बताओ ना इसका क्या आंसर होगा आज उसके लिए नहीं मिल रहे आज इसके लिए मिल रहे हैं कि तुम पहले देख लो कि क्या क्या चैलेंज आएगा सब्जेक्टिव होता है यूपीएससी में क्या फायदा है 4 क्वेश्चन लिखे होते नुकसान उसमें भी है नीचे लास्ट में लिखा था 20 तो बच्चे पूछते सर डिवाइड कैसे करना है भगवान का नाम लो कर दो डिवाइड और क्या करोगे पहले सर गड़बड़ हो गई तो आता है ना अगला प्रीलिम दो और क्या करो क्योंकि यार ये दैट्स योर पर्सनालिटी यू टेक टू द एग्जामिनेशन हॉल ना दैट एग्जैक्टली इज व्हाट इज सब्जेक्टिव वो कैसे कोई बदल के दे सकता है ये इसका ट्रैप है किसी ने मुझसे पूछा था कभी कि सर इसको पहले आंसर कर दूं उसको बाद में आंसर कर दूं तो ठीक रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ आज तक चेक्ड कॉपीज पब्लिक डोमेन में आई नहीं है जो ये वाला एग्जाम हुआ था तो मेरे को मालूम नहीं है तो मैं क्या बोलता हूँ सेफ खेल लेते हाँ तो जैसे कि 250 वर्ड में एक केस स्टडी लिखनी है 200 वर्ड है इसमें 200 तो 5 थैंक यू अब आता है नेक्स्ट ट्रैप उसने बस बात जल्दी छेड़ दी उसका क्वेश्चन क्योंकि मैं इसके बाद उसी पे आने वाला था और सारे चैलेंजेस का एक लिस्ट बना लेना और उसके बाद पहला केस स्टडी एथिक्स का अटेम्प्ट करना भाई कि चैलेंज पहले पता हो फिर सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन समझ आ गया बोल रहा है कि 200 वर्ड में केस स्टडी लिखना है 4 और 5 पेज दिया है एक भी ऐसा बच्चा है जो 5 पेज में 200 वर्ड लिख सकता है बहुत बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग वाला स्टूडेंट 200 वर्ड कितने पेज में लिख लेगा घसड़ घसड़ के भी 3 में खत्म हो जाता है कि बहुत छोड़ूंगा बीच में ऊपर भी नहीं लिखूंगा नीचे भी छोड़ दूंगा 2 पैराग्राफ के बीच में इतना गैप दे दूंगा कि पैराग्राफ जितना गैप दे दूंगा तो भी 3 पेज से ऊपर नहीं हो सकता ये लिमिट होती है सारे लिमिट पार ही तो खेलते हैं आज इसीलिए तो मिले हैं क्योंकि हर बंदा एक ही बात पूछता है आप उरुद नहीं था तो मैं उसको बता रहा हूं कि 2350 वर्ड में जिस पेपर को लिखना था उसमें 3350 पे तो तुम हो तो मैं पेज नंबर 4 और 5 पे क्या लिखूं मैंने कहा पूछा है ना कि हाउ विल यू एडवाइज हर बोले सर अब कौन बताएगा कि अगर सर 4 पेज दिए हैं मैंने 3 पेज में सारा निपटा के आगे बढ़ गया 1 पेज छूट गया तो कहीं एग्जामिनर को तो ये तो नहीं लगेगा कि वाई छूट गया है खुद ही डिवाइड करता है ना आदमी फिर आदमी क्या डिवाइड करता है सबसे पहले तो मार्क्स का डिवीजन करेगा मेंटली नहीं तो एक नॉर्मल आदमी का 4 पेज आई5 है 4 क्वेश्चन है 1 पेज पर क्वेश्चन लिख दे तो इसके हिसाब से तू तो इक्वालिटी का बिलीवर है इसका मतलब तू 6.25 देकर ही चलता है तो कोई क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो इससे तेरे को कोई वास्ता नहीं है अभी तक पब्लिक डोमेन में है नहीं कि इससे मेरिट
ज़्यादा जाता है या कम। पर मैं हमेशा बच्चों को क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन में अगर एथिक्स के डोमेन पूछें तो कम से कम उसको तो इलैबोरेट करके एग्जामिनर को मनाओ कि मैंने एथिक्स आवड़े छे ने आ બધું કરીને કંઈક तो कर। तो ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सोल्यूशन नहीं मालूम। और सबसे मजेदार बात तो मुझे वो लगती है जब 5 पेज देते और बोलते 200 वर्ड। बोले भाई 50-50 वर्ड एक पेज में लिखूं क्या, तो भी 250 हो जाता है। तो पर सिर्फ प्रॉब्लम्स मत बताओ, सॉल्यूशन तो बताओ। तो जीपीएससी में कैसे सॉल्व करें इसको? गाइस, यूज फ्लो चार्ट्स। पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन के स्टाइल्स को बेहतर करो। पेज भी भरता है, टाइम भी बचता है, एड्रेस भी होता है। तो ट्रैप क्या है? पैराग्राफ राइटिंग चैलेंज पुट कर सकता है, तो क्या वो गलत है? नहीं। पर अगर 5 पेज दिया हो और ऐसे टाइप से क्वेश्चन दिया हो और 200 वर्ड में लिखने की बात आ जाए तो पूरा ही नहीं होगा ना सर, पूरा ही नहीं होगा ना। क्योंकि एक स्टैंडर्ड आंसर लिखने के लिए जाते हैं 90 to 120 वर्ड्स एक पेज में आदमी का हो जाता है। कैसे? एक लाइन में 6 वर्ड लिखता है और मिनिमम 15 लाइन लिखता है, तो 90 तो वहां हो गए। कोई 18 से 20 लाइन लिखता है तो 120 वहां हो गए। तो ऐसे में तो फिर 1.5 पेज में अपना ये एथिक्स का एक आंसर खत्म हो जाएगा। और एथिक्स का आंसर अगर 1.5 पेज में खत्म हो गया तो फिर केस स्टडी सॉल्व कर रहे थे कि वो वाला आंसर लिख रहे थे? ऐसा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक केस स्टडी में कितने फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले स्किल सेट डेवलप करते किस चीज के लिए, कि आज एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें किसी प्रकार के रिप्रेजेंटेशन से काम हो सकता है। ऐसे ही ट्राई कर लेते, डिलीनिएट द थॉट प्रोसेस शी माइट हैव अंडरगॉन। अब इसमें क्या फ्लो चार्ट का यूज करूं मैं, वो स्किल पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरा लिखा व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर अवेलेबल, तो ऑप्शंस में आदमी चाहेगा तो वो वाले ऑप्शन पुट कर सकता है। आदमी लिखेगा वन ऑप्शन, फिर उसमें कुछ लिखेगा, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर उसमें कुछ लिखेगा। वो अपने हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रिप्रेजेंट करने का वो तो आंसर राइटिंग का स्किल होता है ना, वो डेवलप करना पड़ेगा। बट चैलेंज ये है, सोल्यूशन ये है, ट्राई किया जा सकता है। चलो इस चैलेंज का वर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। मान लिया अगर ये नहीं पता होता, नहीं करते, तो 5 पेज में एक बंदा पूरे 5 पेज पैराग्राफ या जैसे यूपीएससी स्टैंडर्ड से भरता, तो कितने पेज हो जाते तुषार, या कितने वर्ड्स हो जाते? 450 से 500। एक ही केस स्टडी में 2 केस स्टडी, तो 8 लिखने के लिए, 8 अगर लिखने के लिए दिया तो घड़ी जब खत्म रुकेगी तो कितने केस स्टडी लिखे होंगे? 4 बोलती 16। दैट्स फाइन। तो लोग बोलते सर मेरे 4 ही हुए, वर्ड्स बराबर लिखे तू। सर वो बटा नहीं, प्रीलिम आती रहती है। फिक्स ट्रैप्स है, फिक्स। सही है। सो कमिंग बैक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, पेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबका इशू है। ठीक है सर, एक बार अब आते हैं प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टेज प्रॉब्लम पे। हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरे हाथ में पेपर आया था, फिर मैंने पेपर की नंबरिंग की, फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट का सेट किया, तो मेरे को पता चल गया 21 मार्क 15 मार्क ये वो। फिर मैं चल हो गया शॉर्ट। फिर मैंने केस स्टडी ले, ये वाला मेरा पहला केस स्टडी खुला। ये वाला केस स्टडी खुला तो मैंने इतना वाला पार्ट देखा, इतना वाला पार्ट देखा। मैंने कहा ओ भाई 4 पेज दिए हुए। फिर मैंने मेंटल डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरे को पता चला 6.25 करके कर दूंगा। फिर मैंने पेज पलटे, मैंने कहा अच्छा 4 पेज है, 4 पेज के हिसाब से मैं हर एक पे एक पेज पे एक का आंसर लिख दूंगा, ये भी शॉर्ट हो गया। अब आया असली मुद्दा, रीड। The only trap in the read is what?
जो बंदा 2 से 3 बार पढ़ा, खेल खत्म। यही तो फंसाएगा। इसका मतलब जो करना है वो एक ही बार। तो मैं क्या पढ़ता हुआ, मतलब वो क्या ऑब्जर्व करता हुआ जाऊं फिर केस स्टडी में? हाँ, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो क्वेश्चन की, यही क्वेश्चन है ऑफिशियल। इसमें लिखा है कि उसका थॉट प्रोसेस को आप डिलीनिएट करो। व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट वुड यू एडवाइज हर? ये हो गया, ठीक है। मैंने देख लिए क्वेश्चन। अब इधर आया मैं, इस क्वेश्चन से तो पता चल ही रहा होगा कि इसमें वो भी ज्यादा सेट होने वाला है नहीं। एथिकल चैलेंज क्या है? ओके, एक एक एस्पेक्ट पे बात किया इसने। इसने बोला कि मैं इसमें वो एथिक्स के एस्पेक्ट्स देखने लगूंगा सर। ओके, एक और एस्पेक्ट देखना है बस। नहीं, एक और एस्पेक्ट देखना है, स्टेक होल्डर्स। ये दोनों चीजें कभी मिस नहीं होनी चाहिए। तो फिर इन दोनों चीजों को करने के लिए क्या करूं? आप अपने चिन्ह निशान खुद बनाओ। कैसे करते हैं सर? मान ले एग्जांपल, स्टेक होल्डर में गोला मारता हुआ चलूंगा, एथिक्स के वर्ड में नीचे अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा, ताकि मैं यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचूं तो मेरे को दो चीजें क्लियर हो जाए। આટલા બધા લોકો છે આ કેસ સ્ટડીમાં અને આટલી બધી પ્રોબ્લેમ્સ છે આ કેસ સ્ટડીમાં, એના પછી જોઈ લઈશું શું કરવું પડશે આપણને। આર યુ વિથ મી? देखते हैं। मिस्टर ए इज ए साइंस ग्रेजुएट एंड आफ्टर हर रिक्रूटमेंट शी वाज प्लेस्ड एज ए अगर स्टेक होल्डर है तो ए है साइंस ग्रेजुएट आफ्टर हर रिक्रूटमेंट। अगर रिक्रूटमेंट लिखा है तो इसका मतलब कोई कंपनी है। फिर लिखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस ऑफ अ डिपार्टमेंट लुकिंग आफ्टर द एनवायरमेंट। तो अब मेरे को पता चलता है कि कोई डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, नेशन इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, पब्लिक इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, एनवायरमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर। वो लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो पता चला हाँ, अभी तक कोई एथिक्स का बात नहीं है। शी इज एन एंथुजियास्ट। एथिकली अच्छी चीज होती है एंथुजियास्टिक होना। शी इज एन एंथुजियास्ट एंड गुड मीनिंग यूथ। ये भी बढ़िया इंग्लिश है। ये क्या होता है? गुड मीनिंग यूथ। ओके, दिस इज माय फर्स्ट। हैविंग मॉडेस्ट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड विथ एक्सीलेंट, ओके, ये एथिक्स नहीं है, विथ एक्सीलेंट मॉरल टीचिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। समझ गए? चलो एक तो पढ़ के करना ही पड़ेगा ना। हाँ, मिस्टर ए वॉज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड हर ड्यूटी, sorry duty involved visit and inspection of the sites and the industrial plants with her recommendation। तो recommendation हमेशा आदमी अपने सीनियर को देता है या फिर किसी को देता है। मैं इसको खाली गोला मार रहा हूं। यहां पर एथिक्स की कोई बात, इंस्पेक्शन में कोई एथिकल बात हो सकती है। ठीक। ऑन वन मॉर्निंग शी वाज directed by stakeholder, head of the office, to urgently submit her report in relation to an industrial proposal। ठीक, report, a junior colleague who held the charge of the same post before her said that she had visited the site and everything was as per norms and the report was ready for her signature, but she insisted on the site visit। अब इस पूरे में एथिक्स का क्या खेल है? कोई एथिक्स का कोई वर्ड? ट्रांसपेरेंसी। हमको कभी कभी यहाँ पर ये बात लिखनी पड़ती है कि एवरीथिंग वाज एज पर नॉर्म, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड कोई बात है कि भाई वो चीज़ फॉलो हो रहा है रूल्स के हिसाब से वगैरह वगैरह। ठीक। हर सुपीरियर pressed again to submit the report at once. This haste raised doubts in her mind and she rushed to the spot. To her surprise, she found many discrepancies and some of them were serious and highly hazardous। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। She sought explanations from the site manager, कोई तो बात है, और फिर ये site manager भी एक आदमी है, but instead of responding to her queries, he alerted her that a plant belongs to a powerful businessman having contacts at the government headquarters।
In a low voice, he added, our promoters are very generous and always reward friends in the government. Ethics के बहुत सारे terms mental level पर आ गए होने चाहिए. एक दो बताओ. हाँ, सॉरी, collusion. नहीं, इस लड़की के साइड से बताओ ना. Her integrity is in question, her honesty is in question, objectivity is in question, है ना, moral courage is in question, values is in question, ऐसे बहुत सारे words is in question. Next morning, the senior asked her to submit the report that was ready before her arrival. She tried to explain that there were serious lapses and it is not advisable. However, the senior was adamant, and at last he cautioned that this could be damaging to her career. Most colleagues, excepting a few, advised her to follow the suit. So basically, ये गेम, ये क्वेश्चन किस चीज पर है? एथिक्स का टॉप वर्ड कौन सा है? हाँ, इंटेग्रिटी का. इंटेग्रिटी का. अब इसमें हमने स्टेक होल्डर देख लिए. स्टेक होल्डर में डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर है, एनवायरमेंट स्टेक होल्डर है, पेरेंट स्टेक होल्डर है क्योंकि मॉरल टीचिंग दिया है, प्लांट स्टेक होल्डर है, हेड, जूनियर, सुपीरियर, साइट का मैनेजर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट इन जनरल. 7-8 अगर आपके स्टेक होल्डर निकल के केस स्टडी में आने लगे ना, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. व्हाई? क्या लिखा है? आर प्रमोटर्स आर वेरी. ओके, थैंक यू. 7-8 अगर अपने वो बन के आने लगे स्टेक होल्डर्स, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. हाउ विल दैट हेल्प सर? सारे डायनेमिक्स, जब तेरा क्वेश्चन, जब तू सोचने लगेगा तो तू सारे स्टेक होल्डर्स के हिसाब से एक एक एथिकल एलिमेंट डाल के अपने आंसर को ये बताता रहेगा केस स्टडी को कि इतना चाट के पढ़ा है कि आप सोच नहीं सकते, किसी को नहीं छोड़ा. बात करते हो बोलते अच्छा ठीक है. फिर केस स्टडी ओके. ओके. Delineate the thought process she might have undergone. तो इसका मतलब क्या होता है? तुम भी यही पूछ रही थी क्या? Delineate मतलब क्या? सॉरी, ये गुजराती में भी छपता है, तो मैं ऑफिशियल पेपर में से गुजराती हटा के खाली इंग्लिश मीडियम वाला लाया हूँ. हो सकता है गुजराती लिखा होता तो 4 लोग को समझ आए. From the very start of the process till the very end, what she has felt and what decisions she has taken. डिसीजन तो देख टेकन ही नहीं है अभी तक. What she might take. What she might take तो पूछा ही नहीं है. उसको ऑफिस में बिठा देना है, उसको बिठा देना है और उसको बोला मैडम क्या चल रहा है दिमाग में, यही पूछा. एथिकल डिलेमा, एथिकल डिलेमा कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए. Delineate the thought process she might have undergone. अब इसको कैसे करूं? अब जैसे इसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, आज उसी की बात करें. एक ऑप्शन होता है स्टेक होल्डर बेस्ड. Delineating her thought process with respect to the stakeholders. She thought that my parents have taught me this. I can't go wrong. अरे सॉरी, ऊपर से चालू करते हैं. मेरी अभी अभी जॉब लगी है, मैं डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हूँ. आई कैन गेट दिस रॉन्ग. एनवायरमेंट बर्बाद हो जाएगा. दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन मेड फॉर. व्हाट अबाउट द पेरेंट्स एंड मॉरल वैल्यूज दैट माय पेरेंट्स गेव मी? आई कैन स्टैंड अगेंस्ट देम. फिर अल्टीमेटली मेरा हेड अगर मुझे ये बोल रहा है तो हेड भी तो गलत हो सकता है. अगर मेरा जूनियर है तो मेरे को 2 प्रॉब्लम है. एक, तू मेरे को कैसे बोल रहा है कि इसको ठीक करो. दूसरा, तू जब इधर था तो तू इसको क्यों ऐसा करके गया, तो मेरे को उससे भी एथिकल प्रॉब्लम है. फिर उसके अलावा जो सुपीरियर प्रेस्ड कर रहा है, तो फिर मेरे को ये थॉट प्रोसेस जा रहा है कि मैं सुपीरियर से सप्रेस हो जाऊं या फिर जो साथ है उसका साथ दूं. साइट मैनेजर जो है वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, मैं तो नहीं होने दूंगी. और बिजनेसमैन है तो क्या, बिजनेसमैन है तो तू अपना बिजनेस करता है, तू गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगा. और उसके बाद प्रमोटर्स है, आप कंपनी के हिसाब से काम दीजिए, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी. करते करते अगर तुम उस चीज़ को स्टेक होल्डर के बेसिस पे डिलीनिएट करने लगते हो, क्यों, रात को उसके दिमाग में तो यही आ रहा होगा. अकेली महसूस कर रही होगी कि मैं गई क्यों, नहीं सॉरी, मैं ये नौकरी ली क्यों. ऑड वन आउट. तो एक स्टेक होल्डर वाला पार्ट है.
दूसरा कोई तरीका? ये मैंने पहला तुमको बताया, दूसरा कोई तरीका? थॉट प्रोसेस बोल रहा है। हाँ, डिलेमा बेस्ड लेना पड़ेगा, तो फिर सारे के सारे वर्ड्स आने चाहिए। पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल, फिर आप उसकी बात समझे। सुनिए, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट याद करना पड़ेगा। उस लिस्ट में क्या है सर? उस लिस्ट में ऑलमोस्ट सारे एथिकल डिलेमा, सारे नहीं मतलब डिसेंट नंबर ऑफ एथिकल डिलेमास की एक लिस्ट बना रखी है मैंने, वर्सेस की। दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस, जोड़ियां। तो 30-40 आप 5 बार रीड करेंगे, 10 बार रीड करेंगे तो मेंटली सेट थी। जैसे एग्जाम्पल बोला, इसमें 5 लेते कोई भी, जैसे प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, फिर लॉयल्टी वर्सेस विसल ब्लोइंग, सही बात, 2, फिर ऑनर्सी वर्सेस डिसऑनेस्टी नहीं होता है, थैंक यू। एनवायरमेंट वर्सेस प्रॉफिट, मतलब पीपल वर्सेस प्रॉफिट, पीपल हो। इकोनॉमिक वर्सेस इकोलॉजी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। बात समझ आ रही? ऐसा अगर ट्राई कर पाते हैं ना सेकंड, तो भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट क्या लग रहा है? ये आपको मौका देता है अलग अलग तरीके से लिखने के लिए। यूपीएससी ऐसा मौका नहीं देता है अपने पेपर्स में। यूपीएससी क्लियरली पूछता है व्हाट आर द एथिकल डिलेमास। सेकंड क्वेश्चन, हु आर द स्टेक होल्डर। तो इसका मतलब देख देख के चुन चुन के सारी बातें लिखनी पड़ती है, यहां पर वो फायदा है अपने को। बात समझ आ रही है? एनी थर्ड वे आउट, थॉट प्रोसेस ही पूछ रहे। सॉरी, हाँ, कैब मॉडल। अच्छा, वो इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। हाँ, वही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही बोल रहा है, मतलब वो मुश्किल होने लगेगा। क्यों? हमको तो घर से ये सब प्रैक्टिस करके जाना है। स्पेस टाइम। एक मस्त बताओ, पैराग्राफ वाइज जाना। फर्स्ट पैराग्राफ में उसके थॉट प्रोसेस में क्या है? She is charged up thinking about her parents and finally she has made it to this place. Now that she already has her first pressure in the job where the dilemma is about this. When she is directed by the head office, the office, then the second problem that is delineating a thought process is क्या मुझे मेरे सीनियर को पूछना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, या फिर मेरे जूनियर ने जो बोला है उसको मान लेना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ में जो बात है, फिर फोर्थ पैराग्राफ में तो उसका थॉट प्रोसेस डिलीनिएट करके आप उसको सादी भाषा में पुट करके कर सकते हो। आपकी स्ट्रक्चरिंग के एडवांटेज की वजह से देयर इज अ चांस दैट यू मे स्कोर। इसमें तीनों लग सकते हैं, कोई भी लग सकता है। ये जो 3 स्टाइल बताइए आगे कहीं काम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जब 8 केस स्टडी अपने अच्छे से प्रो विद इन टाइम पीरियड होने लगे ना, तब मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ नाउ स्टार्ट प्लेइंग विथ योर प्रोग्रेस। नाउ दैट यू डेवलप द स्किल्स, अब कैपिटलाइज करना शुरू कर। अभी तो अपने स्किल डेवलपमेंट पे है। तो बात समझ आ रही है? ये पहला पार्ट। व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर मिस्टर ए, मिस ए, बराबर है। ऑप्शंस को करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? स्टेक होल्डर, कौन कौन से स्टेक होल्डर है उसके हिसाब से सारे स्टेक होल्डर को अलाइन कर लो, ऊपर से लेकर नीचे तक, बराबर है। एक टेम्पलेट सिखाऊंगा, वो टेम्पलेट के हिसाब से सारी चीजें सेट होने लगेगी। टेम्पलेट सिखा देता हूँ, सिखाऊं। मैं ना थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा हूं बात से, पर कुछ समझाना है। जैसे हाँ भाई, ये पहले वाले में केस स्टडी किस पे है? एक गवर्नमेंट जॉब वाले पे। क्या इसमें डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी कुछ लिखा है? नहीं।
आगे बढ़ने से पहले मुझे खाली ये पूछना है कि सारे केस स्टडीज में सिविल सर्विसेज की तरफ से कौन से ऐसे 10 टॉपिक होते हैं जिसपे हर साल केस स्टडी आते हैं? एनवायरमेंट, करप्शन, दैट इज अ टॉपिक. मैं रोल मैट, ओके, मैं ही हेल्प करूंगा, मैं ही हेल्प करूंगा, नहीं तो क्वेश्चन पूछने में गलती हुई है. इसीलिए मैं क्या पूछ रहा था ना, किन टॉपिक्स पे केस स्टडी आती है ये पूछ रहा था. तो सबसे पहला जो टॉपिक पे केस स्टडी आती है वो आती है हमेशा ऑफिसर पे. ऑफिसर में 3 टाइप के ऑफिसर पे केस स्टडी आती है. अगर यूपीएससी होगा तो यू आर अ डीएम, और जीपीएससी होगा तो बोलेंगे यू आर अ डेप्यूटी कलेक्टर. फिर दूसरा आता है पुलिस पे. यूपीएससी होगा तो बोलेंगे आप एसपी है, वो होगा तो बोलेंगे आप डीवाईएसपी है, एसीपी है. और तीसरा आता है गवर्नमेंट सर्वेंट पे. कुछ मस्त डिकोड करना सिखाता हूं. इन्हीं में से कोई रोल आपको दिया जाएगा और ये फिक्स है. आपको अगर चेक करना है तो आप 2013 से लेकर 2025 और आज से 2 दिन बाद 2026 का यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के सारे केस स्टडी में खाली फर्स्ट के 4 लाइन पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि हर साल एक बार तो आपको यूपीएससी आईएएस या एसपी बनाता ही है. उस वक्त अच्छा भी लगता है, यू आर एन एसपी, ये भी ठीक है, फिर काम भी देता है. अब बात समझ आ रही है? एक इस पे देता है, दूसरा क्वेश्चन किस पे आता है? हाँ, थैंक यू. तीसरा, अभी एनवायरमेंट बोला तो इधर हेड क्या लिखो? अगर एक एनवायरमेंट पे होता है तो उसके अलावा किस पे होता है? थैंक यू. सोशल. हाँ, पेस्टल जी नहीं आता, सोशल. औरत, बच्चे, बूढ़े, किसी तरीके का कास्ट रिलेशन. और कॉर्पोरेट ही प्राइवेट. जैसे सोशल में सबसे पॉपुलर कौन से सोशल है? एडुकेशन. हमेशा है तो स्कूल ले जाते हैं या अस्पताल? क्या था? हेल्थ, सॉरी, एड. और हाँ, सॉरी, एक चीज पूछना भूले, इसमें प्राइवेट या कॉर्पोरेट पे आता है तो आपको क्या बनाते हैं? या तो हेड बनाते ऑफ अ कॉर्पोरेट कंपनी, या बोलते आप अभी ज्वाइन हुए हैं और आपके सीनियर आपसे ये कह रहे हैं अरे यार, ये बनाते हैं. एक और डिजास्टर मैनेजमेंट. एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू आस्क, क्योंकि इसमें रोल डिफाइन करने के बाद मैं आपको एक टू डू टास्क देने वाला हूं, वो पूरा कंप्लीट करोगे, उसका एक टेम्पलेट बनाओगे और फिर तुम एक मैजिक देखोगे. मैजिक ये कि कोई भी केस स्टडी ला मस्त सेट होगा. डिजास्टर मैनेजमेंट बोला ना, आप इसके रोल के बारे में बात कर रहे हैं, उसी पे पूछते हैं. एक और कोई भी जज, या जुडिशरी रिलेटेड कुछ. अब प्लीज पहले वाले पे हूं मैं. एक डायग्राम बनाना है, एथिक्स के केस स्टडी का एक डायग्राम बनाना है. तो पता है डायग्राम क्या बनाना है? बोर्ड पे देख लो प्लीज. मैं आपसे एक आईएएस आईपीएस या कोई भी बनने को लेकर बात कर रहा हूं, तो उसका अगर केस स्टडी बना तो उस बंदे को केस स्टडी में एक फिक्स फॉर्मेट की चीज पूछी जाती है. बोर्ड पे आईएएस ले रहा हूं प्लीज, आईएएस ले रहा हूं प्लीज. कौन से दो? आईएएस के सीनियर कौन से दो? या तो उनके बॉस उनको कुछ बोल रहे हैं या उनके पॉलिटिकल हेड उनको कुछ बोल रहे हैं. फिर इसकी लाइफ में और कौन से लोग हैं? इनके कॉलीग. फिर इनके लाइफ में और कौन लोग हैं? इनकी टीम.
फिर इसके बाद कौन है, इनके जूनियर। फिर इसके नीचे ये डब्बे में क्या लिखूं, पब्लिक। इस पब्लिक के अलावा डब्बे में और कुछ लिख सकता हूं, नेशन। और पूरे केस स्टडी में तड़का डालने के लिए क्या लिखते हैं, आप पिछले 14 साल का कोई भी केस स्टडी निकाल के देख लो, आपको आईएएस बनाने के बाद सेटअप फिक्स है। एसपी बनाने के बाद यू आर एन एसपी, योर पॉलिटिकल बॉस इज टेलिंग यू दिस, योर सीनियर इज टेलिंग यू दिस, यू सेंड जूनियर, जूनियर एट मनी, देन फिर तुमको कोई पहचान लगाई और बोला कि अपने साले को नौकरी दिला दो, फैमिली, फिर बोले नेशन का ये पार्ट करप्ट हो रहा है, आप क्या करो, फिक्स पैटर्न है, फिक्स, कुछ भी नहीं हिलता। तो मेरे को ये एग्जाम टॉप करना हो तो मैं क्या करूं, अब मेरे को ये एग्जाम टॉप करना हो तो क्या करूं, ये पूछ रहा हूं। मेरी बात समझो गाइस, हम केस स्टडी में क्या बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ केस स्टडीज दैट समबडी कैन गेट इन एन एग्जाम हॉल। फिर उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये बनाते तो किस टाइप का बनाते हैं। फिर अगर ये बनाते तो उसमें मैंने एक आईएएस या आईपीएस का एग्जाम्पल लिया, यही उसकी लाइफ है, इसमें कहीं कोई एरो वैरो जोड़ना है, हेलो, वो होते हैं, उनका अपना अस्तित्व। अच्छा कॉन्शियंस तो बताने, एक गोला लगा दूं अंदर, ये उनका अपना कॉन्शियंस, फैमिली रिलेटेड कोई बात, उनके कॉलीग रिलेटेड कोई बात, उनकी टीम, बोलते हैं आप एक सीआईडी टीम में हो, आप सीबीआई में हो, आपको एंटी कोई भी उनको डिपार्टमेंट वगैरह कुछ अलॉट करते तो उसका एक पर्टिकुलर वर्किंग होता है। फिर बोलते हैं आपके जूनियर वहां पर ये कर गए वो, फिर उसके बाद बात आती कि पब्लिक के साथ कैसा होगा, नेशन बिल्डिंग में आपका ये योगदान था, और बॉस में किसी न किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है। फिक्स केस स्टडी है। अब इतना पता चल जाने के बाद मेरे को घर पे प्रिपेयर करना है और मेरे को टॉप करने का ये एग्जाम, तो मैं घर पे क्या करूं। थैंक यू, दो चीजें बनाऊं, हाँ थैंक यू, सारे एथिकल डिलेमा घर पे बना के आऊंगा, ये लिस्ट की जिम्मेदारी हुई आपकी। पूछ रहा हूं बॉस के साथ क्या एथिकल डिलेमा है, जॉब वर्सेस इंटेग्रिटी या मींस वर्सेस एंड, ऐसे ही सब टाइप की बातें होगी। फैमिली के साथ क्या एथिकल डिलेमा है, पर्सनल वर्सेस प्राइवेट, हो तो रहा है सेट। हर डब्बे पे फिक्स, पब्लिक के साथ क्या है, पब्लिक या प्रॉफिट, जैसे नेशन का क्या है, ठीक है अभी नहीं आ रहा है, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, बात तो समझ आ रही है ना। दो चीजें फिक्स कर, अभी तीन चीजें इसमें करनी है, मैं टू डू लिख रहा हूं, ध्यान से फिक्स कर लेना, ऑल एथिकल डिलेमा सबको लेकर लिखना है। इससे फायदा क्या होता है, लंबा केस स्टडी 15 मिनट में खत्म होता है, क्योंकि फिक्स ही है, इसमें इतना सोचना क्या है, ऐसे सबका टेम्पलेट बना लेना पड़ेगा। इसके बाद 7 केस स्टडी बाकी है, मैं चला के भी दे सकता हूं कि अरे हाँ सर 5-6 में तो सेट हो रहा है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर सारे स्टेक होल्डर बन के तैयार होंगे तो एक क्वेश्चन एथिकल डिलेमा का पूछेंगे, दूसरा जिस पे मार्क्स मिलते हैं एथिक्स के, ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, और थर्ड a question. So this is the problem that you are facing with your senior. What steps will you take? अरे भाई फिक्स है ना, फिक्स है ना, कोई भी सीनियर के साथ आपको क्या स्टेप लेना है अगर आपके स्टडी में है तो, जो सही है वो सही है वाला, तो उसका एक टेम्पलेट बना लो। I will ask sir to give it to me in writing. I will inform my super senior about it. I will not retort to whatever he or she is telling me to. I will discuss it with my team. ये वो सब 4-5 फिक्स, और कुछ अच्छा अच्छा, जैसे इन सब में अगर सर मेरे को बहुत मार्क्स कमाने हो कि मतलब मैं ही टॉप करूं तो क्या करूं, टॉप, इससे भी कर सकते हैं, पर अब सबको ये पता चल जाएगा। एग्जाम्पल तो सेट ही नहीं होते केस स्टडी में,
एक आइटम जो एथिक्स का लैंडमार्क है, टर्म्स तो इसमें आएंगे, यही टर्म्स है। हाँ, थैंक यू। 5th वाला चैप्टर, फॉलोइंग इमैनुअल कांट्स कैटेगोरियल इंपेरेटिव, आई विल। फॉलोइंग द तालिस्मान ऑफ गांधी जी, आई विल। फॉलोइंग व्हाट सोक्रेटिस हैड सेड, एरिस्टोटल हैड सेड, हैं हूं। लगे कि भाई तुम थिंकर है तू भी, और क्या करेंगे। ये पहला टू डू समझ आ रहा है। आज घर जाके सिर्फ केस स्टडीज रीड करनी है। रीडिंग आपको क्या आइडिया देगा, इसको बुलंद करने का आइडिया देगा कि आज पहले रीड करता हूं। जीपीएससी में आज तक टोटल 8 केस स्टडी है, एक तो रीड कर चुके, बच गए 7, तो आधे से 1 घंटे में वो तो हो ही जाएगा। जीपीएससी में अगर एक केस स्टडी का पेपर खाली आदमी रीड करने के लिए बैठता है, रीडिंग कितनी देर में होती है एक पेपर की? 6 केस स्टडी होती है। हर केस स्टडी एवरेज, एक बंदा केस स्टडी को अगर धीरे ढीले 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 रीड करता है तो कितना टाइम लगे रीड करता है? 3 से ढीला चल रहा था 5। एक केस स्टडी रीड करने में आधा घंटा लगता है। लोग अपनी तरफ से बेईमानी करते, सर सारे पढ़ने हैं। अरे 2013 से 2026 तक में एक केस स्टडी में आधा घंटा लगा है, तो पिछले 6-7 साल का भी पढ़ेगा तो 2-3 घंटे में तो रीड होके हो जाएगा। अगर वो रीड नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? ये अच्छा नहीं बना पाएंगे। फिर ये सर ने बोल दिया इसीलिए मैं कर रहा हूं, पर ये आपको करना है वो तो तब होगा ना जब आप ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं पहले खुद एक बार सारे केस स्टडी रीड करके देखता हूं, तो आपको पता चलेगा हर केस स्टडी में ये बंदे कितने पूछते हैं। एनीबडी? ये जो सेटअप है, ये हर केस स्टडी में कितने पूछते हैं? नहीं, हर केस स्टडी में 2 या 3। जीपीएससी में 8 केस स्टडी है तो 2-3 इस पे आते हैं। यूपीएससी में 6 है तो एक बार आईएएस बनाते हैं, एक बार आईपीएस बनाते हैं, नहीं तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट बना देते हैं। तो 2 तो सॉल्व होती है। पूछते फिक्स है। आप क्या करेंगे, आपको क्या एथिकल डिलेमा हो गया, आपके पास क्या सोल्यूशन और वो। अब इसमें सर और स्टार परफॉर्म करना है तो क्या करूं? देखो, पूरी तरह तो नहीं सिखा सकूंगा, बट कुछ सीखा है तो वो बता रहा हूं। जैसे ऑफ लेट थोड़ा डिकोड किया है, मैं जीपीएससी वालों के साथ एक चीज शेयर भी करूंगा, उसमें ट्राई करेंगे उसको सेट करने का। मैंने रोल्स पता किए इनके। किसके? तो मैंने क्या देखा कि अगर एक केस स्टडी में ऊपर लिखा होता है यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो मेरा दिमाग पूरा चलने लग जाता है, आया यही होगा, पर मेरे को एक स्टेप और आगे जाना है। तो फिर मैंने अभी डिकोड कर लिया है कि इसी के रोल में से ही इसका एक रोल पूछेंगे। इफ यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो बता 6 ऐसे रोल्स मिनिमम जो एक कलेक्टर के होते हैं। फंड मैनेजमेंट रेवेन्यू का ही पार्ट, इंफ्रा, और मैं यहां खाली लिख रहा हूं जनरल डेवलपमेंट रिलेटेड। थोड़ा बहुत ही डिकोड हो पाया है, बट मेजॉरिटी तो यही है। वे फिर ये सीख गए तो फिर बाकी सीख लेंगे। तो फिक्स लिखा होता है क्वेश्चन में। अब मान ले कि केस स्टडी मैंने रीड ही नहीं की,
मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे ही मैं केस स्टडी देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, यू आर अ डीएम, यस आई एम, डिजास्टर हैज टेकन प्लेस, मैं उसका भी टेम्पलेट घर से बना के जाता हूं। डिजास्टर होगा तो क्या बोलेंगे करने, डिजास्टर को मैनेज करो, तो मेरे को सबसे ज्यादा नंबर किस चीज के मिलेंगे, जब मैं उसको मैनेज करूंगा। तो फिर ऐसे ही पूछ रहा हूं, कोई भी डिजास्टर को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सारे घर से ही करके जाता हूं मैं। हाउ विल यू मैनेज द डिजास्टर? टंकी फटेगी अकॉर्डिंगली देखेंगे, बाढ़ आएगी अकॉर्डिंगली देखेंगे, भूखमरी आएगी अकॉर्डिंगली देखेंगे, जो भी आएगा। तो मैं तो घर से ही, आई विल फॉलो द सेंदाई फ्रेमवर्क, I will follow the Yogo, this thing. We will follow the CDRI concept in terms of being the final shooter of the Disaster Management Act 2005. This NDRF के फोर्स को लीड करते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं जीएस वाले पार्ट से अलाइन करके करना चालू करूँ ना, फिर सही है ना। हर किसी में तो मैटर फिक्स है ना। सोचो लैंड का लफड़ा आ गया तो क्या करके दोगे, किसकी लैंड जाने वाली होगी बताओ, केस स्टडी में किसी ट्राइबल की। रेवेन्यू का झोल फिक्स है, क्या हुआ होगा, किसी ने उसमें खा लिया होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर हो गया होगा, वेलफेयर स्कीम में क्या हुआ होगा, मिला नहीं होगा, इलेक्शन में क्या हुआ होगा, रिग हो गया होगा। तो घर से करके क्यों नहीं जाते केस स्टडी? અડધો કલાક બચશે એક્ઝામ હોલમાં, એવી મારી ગણતરી છે, बाकी भगवान भी। बट जब लोग बोलते कि तो सर मैं क्या प्रिपेयर करूं केस स्टडी में, क्या प्रिपेयर करूं डीएम साहब कितना सारा है घर पे प्रिपेयर करने को, प्रिपेयर करो। जेल में कोई प्रकार का शोषण वगैरह? कोई मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर, बात समझ आ रहा है? वो आपको खुद करना है। जैसे ऊपर लिखा हो केस स्टडी में, यू आर एन आईपीएस, ढूंढो क्या टॉपिक पे, इधर लिस्ट बनाओ, मार्क्स कैसे पाऊं, इसमें मार्क्स कैसे पाऊं, या इसमें भी फॉर दैट मैटर जीएस के जितने भी सॉल्यूशन है सब घर से किए हुए होंगे। पुलिसिंग के एक्ट लिखा होगा ना, एक्ट लिखो, एनआईए को बुलाऊंगा, इसको करूंगा, उसको करूंगा, सीसीटीएनएस का यूज करूंगा वगैरह, नेट ग्रिड का यूज करके इसको करूंगा। ये आपको आईपीएस बनाया था ना पहली लाइन में, तो बताओ तो सही आखिरी लाइन में कि हूं, तभी तो बनोगे भी। एथिकल सॉल्यूशंस तो चाहिए ही। अब पूरी कोशिश करने की सॉल्यूशन एथिकल ही होने चाहिए। वो भी एक एथिकल सॉल्यूशन होता है। रेजिग्नेशन इज आल्सो एन एथिकल सॉल्यूशन, बिकॉज इफ योर मीन्स एंड द means of the others are different, and if you are a follower of Immanuel Kant and the process of deontology, in that case I will choose resignation over money.
My inner conscience says that if I am capable enough to bring any impactful change on this planet Earth, then uniform does not matter. I as a human being and my conscience will matter. Sir, what about that to improve the system? हाँ. Change the game. सब सोल्यूशन घर से जाने पड़ेंगे. जैसे एग्जांपल कोई ये वाला ही ले ले. सपोज राइट्स हो गए तो बोले कि भाई एथिकल डिलेमा हो गया है. मतलब राइट्स में क्या हुआ होगा कि आप आईपीएस हैं तो टीम काम सॉरी आप आईपीएस हैं तो आपके पॉलिटिकल हेड की वजह से हुआ होगा. आपके बॉस ने सही टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया होगा. आपने टीम भेजी, ढीली ढीली गई, जूनियर बिक गए, पब्लिक पिट गई. यही हुआ होगा. सोल्यूशन तो फिक्स ही है ना. स्टेक होल्डर के हिसाब से मैं देखूंगा. आई विल सी वाई दी जैसे ऐसे जूनियर का ले रहा हूं. आई विल सी दैट वाई द मैसेज वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू द टीम in a proper manner. Why is it that the juniors surpassed me and was in direct connection with my boss? I will check the integrity of my boss and his hand in glove with the political head of the organization. I will also check कि पब्लिक की साइड से तो कोई ऐसा रोग नहीं था ना, सिस्टम में मोल तो नहीं था ना उधर कि राइट रोक भी रहे थे लेकिन उधर कोई इंस्टिगेट कर रहा हो. वो तो सेट करेगा ना तो मस्त सेट होगा. भैया एथिकल सोल्यूशन है. हाँ, जीएस के सोल्यूशन को एथिकल ऑब्वियसली. जीएस के तो खाली बात हुई है, सोल्यूशन तो है तो एथिकल ही ना. जीएस का तड़का लगता है, थिंकर्स का तड़का लगता है, आंसर में जान आती है. मान ले कोई भी राइट वाला, आई विल फॉलो द तालिस्मान ऑफ गांधी जी. होगा कुछ तो कर सकते हैं. कुछ भी डालो, मैं नहीं जानता. 4 पेज में ऐसा लगना चाहिए कि इससे एथिकल आदमी नहीं देखा मैंने, इसको लो. एग्जाम हॉल में ये होने से रहा, ये होगा घर पे. एग्जाम में ही चिपक सकता है ज्यादा से. वहां आदमी सोच सके खुद तो राइट फैला होता है दिमाग में. और राइट में भी कैसा होता है एग्जाम हॉल में, खुद की लड़ाई खुद से चल रही होती है. व्हाई एम आई हियर? क्या मुझे यहाँ होना चाहिए था? मैं यहाँ क्या ही कर रहा हूँ? कोई मतलब तो है नहीं. बाकी लोग तो लिख रहे हैं, मैं उनकी तरफ क्यों देख रहा हूँ? वैसे भी टाइम तो निकल ही असली राइट तो वो है. वैसे भी टाइम तो निकल ही चुका है. प्रीलिम तो मैंने यूं ही देकर पास किया था. पहली बार पहले भी बात हुई थी कि मेंस की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए थी, तो भी मैंने नहीं की. राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट था. पता नहीं मैं मटेरियल क्यों जुटा रहा था. ये सब तो अलग राइट चलते हैं. उस बीच में पूछते कि राइट्स आ गए. अरे भाई वो तुम करो यार, मेरे तो अपने हैं. नॉर्मल एस्पिरेंट चैलेंजेस. बात समझ आ रही है क्या? ऐसे करते करते गेम सेट करना पड़ेगा. वापस लौट रहा हूं. अच्छा, एक खाली एक एग्जाम्पल अभी सेट हो रहा है इसीलिए बात कर रहे हैं. जैसे देखो, हमारी बात हुई ऑफिसर में, ये मैंने बोल दिया क्यों, ये मेजॉरिटी पूछते हैं. अभी जिस केस स्टडी के बारे में बात कर रहे थे वो ये वाला था. तो इस केस स्टडी में ये चिपक रहा है. हाँ, अरे गाइज, हाँ, ये एनवायरनमेंट है, ये नेशन पब्लिक जो भी है. फिर ये उसके जूनियर ने उसको बोला ना, उसके सीनियर ने उसको बोला ना, फिर उसके कलीग ने बोला ना भाई तू जमा करके दे दे. फिर उसको फैमिली वैल्यू याद आ रहे हैं ना. और क्या होगा किसी भी केस स्टडी में? फिक्स है. थोड़ा घर से प्रिपेयर्ड हो तो. चल एक जादू दिखाता हूं. अगला क्वेश्चन देख. कुछ तो टाइम बचे, कुछ तो टाइम बचे, बचा ले. व्हाट विल यू एडवाइज हर एज अ वेल विशर? इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? फिर क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? जस्टिफाई द सॉल्यूशंस. वो तो घर से करके जाएंगे ना. एक डिसेंट चांस है कि आपको एटलीस्ट 50, 60, 70% ऑफ द केस स्टडीज इन यूपीएससी 6 है तो अकॉर्डिंगली, जीपीएससी में 8 है तो अकॉर्डिंगली आप घर से थोड़ा टेम्पलेट लेवल पर ले जा सकते हैं. थोड़ा, हाँ ठीक है.
और सवाल अगर टेम्पलेट के हिसाब से सेट होने लगे कि भाई यही तो पूछ रहे, हर एक को क्या पूछ रहे, व्हाट आर दी ऑप्शन, व्हाट इज द सोल्यूशन। अब आते कोर क्वेश्चन पे, केस स्टडी में क्या कोर होता है। एक प्रॉब्लम दिया होगा और क्या बोलेंगे, तो घर से लेके जाओ ना। करना ही पड़ेगा। अब इसका लास्ट पैच बचता है। ओके, इसका लास्ट पैच बचता है, मैच द फॉलोइंग में ये देखना है कि यही लोग लिखे होते हैं क्या। सही है ना। या अच्छा नहीं, एक और है, जैसे ये वाला एक है। तो अगर इसका सेटअप तैयार किया है, तो इसका सेटअप क्या होता है। आप एक प्राइवेट कंपनी में आए हैं, आपके टीम में सब चिल मारते हैं, जूनियर भी ऐसे ही हैं, ये आपके बॉस है, ये आपके प्रमोटर है। मम्मी पूछ रही खाना खाया, और फिर एक्चुअल काम तो आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट और डेटा का प्रोटेक्शन था। तो ऐसे में लोग बोल रहे कि डेटा की फाइल बेच दीजिए, आपकी कंपनी को तो वैसे भी डेटा मैनेजमेंट करने का ही पैसा मिलता है। डेटा मैनेज करेंगे तो 2 करोड़, बेचेंगे तो 5 करोड़, पर मैनेज का पैसा है, 2 करोड़ पक्के में आता है, 5 करोड़ भी आएगा पर कच्चे में आएगा। बेच दूं क्या। तो बॉस बोल रहा है कि तुम्हारी पगार नहीं निकालूंगा, तुमने नहीं बेचा तो बॉस बोल रहा है निकाल दूंगा। तो मैंने मम्मी को फोन किया, तो मम्मी कह रही है इसी नौकरी तो तेरी ड्रीम नौकरी थी। तो मेरा इनर कॉन्शियस हिल गया है कि मुझे नौकरी चाहिए था कि डेटा। खुद का सोचूं कि लोगों का, जिनका डेटा बेच रही हूं उसमें से किसी को नहीं जानती, बेच दूं क्या। पगार महीने की 1 लाख रुपए, डेटा बेचने पर 5 करोड़ आएगा, तो बॉस बोल रहा है 50 लाख तेरे। घर खरीदने का सोच भी रही हूं, एक देखा था 40 का था। ना डेटा मेरा है और जिस पब्लिक का है उसको भी नहीं देखा। फुल पता चल रहा है, क्वेश्चन ही ईमान पे। किसी को नहीं पता चलेगा, बॉस खुद बोल रहा है इस सीट पे जो तेरे पहले था वो बहुत बढ़िया काम करता था, कभी ना नहीं बोलता था। पर उसको कुछ चैलेंजेस आ गए तो उसने छोड़ दिया। वो मत सोचो कि सर ये सब कोई केस स्टडी है, भेज दो, फिक्स सॉल्यूशन तो है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें चेंज आएगा। आ रहा हूं, इसमें आएगा चैलेंज। एक चैलेंज इसमें क्या आएगा, अब तालाब पूछा तो अलग, जंगल की बात हुई तो अलग, अस्पताल अलग, आंगनवाड़ी अलग, ये तब थोड़ा जजमेंट देखना पड़ेगा कि क्या बैठेगा। जज का भी ऐसा ही होगा, जज साहब को क्या प्रॉब्लम है, पुलिस वाले एविडेंस बराबर नहीं दे रहे, नीचे वाला चिल्ला रहा है, पॉलिटिकल हेड उसको बोल रहा है, चीफ जस्टिस इधर हो रहा है, उधर से घूस आ रहा है, सेम सेटअप ही तो। इधर कोई भी ऑफिसर लिख देगा तो भी सेट हो जाएगा। जज इसीलिए बोला ताकि घर जाकर जुडिशरी के आंसर्स में एथिकल टर्म्स थोड़ा और बारीकी से कर सके, और कुछ नहीं। फिर तो जो पैच है वो इश्यूज वाला है। लोग घर से एडुकेशन और हेल्थ वाला बना के जाते हैं, क्योंकि ये दो कम से कम। फिर एक वुमन वाला भी बना के जाते हैं, विमेन एम्पावरमेंट भी बना के जाते हैं। आगे बढ़ सकता हूँ, एनीबडी एनीथिंग टू आस्क बाय एनी चांस, बीच में कोई भी कुछ भी। लास्ट लेग है, उसमें सिर्फ ये बात करनी कि बाकी 7 जो केस स्टडी है
वो इसमें कहीं मैच हो रहा है, इसमें से 2 4 5 हो रहा है तो बहुत अच्छा। फिर कम से कम उतने से तो स्टार्ट करो, 8 में से 4 5 भी बनने लग जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे अच्छा एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एग्जाम का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो क्या है पता है? इनमें से अगर मैच होकर होने लग जाए ना तो मेरा टाइम बचे ना, तो जो नहीं आ रहा है ना फिर वो शांति से किया जा सकता है। 8 8 एक जैसा हाल में हो ना तो फिर मुश्किल हो जाए, फिर नहीं हो सकता ऐसा। सो केस स्टडी, Mr. B, who was brought up in a small tribal village, joins the public service after graduating from an eminent school. तो अगर वो पब्लिक सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं इसका मतलब सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में जब वो स्टेयर चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई सीनियर सिटीजन वहां पर बैठे थे जो ये बोल रहे थे कि अच्छा ये ऐसा हो गया। फिर उसने पूछा कि किससे क्या हो रहा है, तो पता चला कि उसको उसका पेंशन नहीं मिला। बात ओके? ये कौन से 2 मिला के क्लब है? सबसे पहले सेटअप वही है, आप पूरे में देखेंगे तो अपने कलीग को बुलाएगा, वो उसको बोलेगा तो कलीग क्या बोलेगा, झूठ बोलते हैं सर, ये यहीं पर बैठे रहते हैं, एक्चुअली मैं गया था तो ये लोग अपने घर पे ही नहीं मिले, ये सब पेंशन लेकर चोरी करते हैं। कोई बात है, सही। अगले सॉरी, अच्छा एक बात रह गई, सॉरी एक बात रह गई। देयर इज अ स्लिम चांस इन जीपीएससी, तो वी हैवंट सीन बिकॉज 8 ही क्वेश्चन देखे आज तक, बट यूपीएससी में देयर इज अ वेरी हाई चांस, हियर इट इज स्लिम, कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन केस स्टडी के नहीं होते, एथिक्स के होते हैं। उसका केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, वो एथिक्स का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल लेते, बी डिसाइड्स टू हेल्प इन दिस 3 months, हाउ मच हैप्पी, ये वो, व्हाट कैन यू से अबाउट, कैन यू सजेस्ट एटलीस्ट 3 इनिशिएटिव्स ही माइट हैव टेकन, व्हाट कुड बी हिज मैसेज। अच्छा इसमें नहीं है। सी पे आते हैं, मिस्टर सी इज अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ द टीम लुकिंग आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, आईपीएस बनाया है या जो भी डीवाईएसपी पीआई जो भी बनना हो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन विद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये वो। उसको एक बार 1 2 कम्युनिटी के बीच में क्लैश होता हुआ दिखता है, पेपर लीक થઈ ગયું છે भाई, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा भाई, मैं घर से आया पढ़ के आया था, क्लैश बिटवीन 2 कम्युनिटी, वही फिक्स, सब कुछ बंद कर दिया है, दुकानें बंद कर दो, स्कूल कॉलेज बंद कर दो और फिर बैन कर दो और ये हो गया वो। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, he decides to change, what are the challenges before him, paper leak obviously, how does he convince the people, राइट्स में तो घर से करके जाओगे ना, हारमनी, राइट का सोल्यूशन क्या है, पीस हारमनी, तो घर से करके जाएंगे। व्हाट कुड बी प्रैक्टिकल स्टेप्स, सोल्यूशन, आउटकम, जस्टिफाई, एनालाइज, डिस्कस, हो तो गया। थोड़ा एफर्ट लगेगा 2 दिन का, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है। और ये वो टिपिकल पढ़ाई भी नहीं है, वो नहीं 200-500 पेज होते हैं, आदमी बोलता भाई आने वाँचવું પડશે, એના પછી કદાચ તને 50 માર્ક આવી જાય, उसको लगता है 50 तो बराबर છે પણ બહુ વાંચવું પડશે। So this is, that is not a cumbersome process to read. Question 4. Mrs. D is a sensitive lady with strong sense of self-discipline. She loves nature, fond of trekking, forest, mountain. She is an administrator, urban local body. Government servant है। ऊपर ही पता चल गया फॉरेस्ट माउंटेन पसंद है, इसका मतलब ट्रैकिंग करने गई होगी तो देखा होगा लकड़ी बिक गई, जंगल बर्बाद हो गया, यही है नीचे। क्योंकि जब इंट्रोड्यूस करना चालू करते तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे, हाँ मैं श्योर हूँ। उनके पास 2 चॉइस है, या तो रुक जाए या ट्रांसफर ले ले। आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, मार्क्स चाहिए तो बोलना पड़ेगा रुको, आप ट्रांसफर लिखते तो प्रीलिम। व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, पेपर लीक हो चुका है, ड्रॉ एन एक्शन प्लान, आउटकम आफ्टर 6 months, एनवायरनमेंट घर से पढ़ के जाना ही था, फॉरेस्ट का पूछा है तो एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए आप बता दो कि क्या क्या ठीक कर सकता है एक्शन प्लान, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करेंगे, जंगल लाएंगे, पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के सॉरी
काफी उल्टा हो गया। एक पेड़ माँ के नाम, ये सब स्कीम्स अप्लाई करके ये वो ट्राइबल कम्युनिटी को भी इकट्ठा करेंगे, फॉरेस्ट सबको करते कुराते, फिर जंगल एकदम हरा भरा कर देंगे। ऐसे कुछ पीछे केस स्टडी वो कुछ ऑफिस एनवायरनमेंट के बारे में पान मसाला अच्छा हाँ, ये तो पान मसाला वाला है, सॉरी। फुल ऑफ गार्बेज, ब्लॉक सुएज लाइंस, ओवर फ्लडिंग, हाँ बराबर, सॉरी। स्पिटिंग ऑफ पान मसाला सूरत का है केस स्टडी। और हाँ थैंक्स, इससे वो याद आया, प्लीज आप अपने उसमें लिख एनवायरमेंट और सोशल लिखा है ना, उसमें एक अर्बनाइजेशन है, इस पे भी आता है, इस पे भी आता है। अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर टॉपिक्स। ओके, मिस्टर ई, आईटी ग्रेजुएट, रिनाउंड यूनिवर्सिटी, जॉइंस पब्लिक सर्विस। फिर पब्लिक सर्विस ज्वाइन किया किसी ने, वो अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस आफ्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या दिक्कत मिली है उनको? करप्शन। ठीक, किस चीज की? मिनरल की चोरी, लाइमस्टोन, सैंड वगैरह की चोरी। फिर व्हाट आर द एथिकल डिलेमा? हाउ कैन ही यूज हिज स्ट्रेंथ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि सोल्यूशन। और फिर 4-5 रेमेडियल स्टेप्स बताइए। सही है। Mr. F is a young postgrad with progressive ideology and strong commitment for social and gender equality. Social. Excellent background as an athlete, as a debater, joins as a district head in the Department of Education in a remote area of the state after recruitment and training. Extensive tour, distinct recording, observation month, analyzed data, meeting, colleague, observation in question gender equality पे। बराबर। As an officer, gender equality के लिए district head। जैसे what do you think about the causes of the issues delineated above? ये जीएस का क्वेश्चन है कि जेंडर इनइक्वालिटी क्यों है। फिर तो एक वो मिल रहा था, हु डू यू थिंक आर द स्टेक होल्डर्स? आपके क्या इंटरवेंशंस होंगे, हर स्टेक होल्डर से आप क्या बात करेंगे? प्लीज 3-4 ट्रेट बताइए या सोल्यूशन कि अगर वो ट्रेट उसमें डेवलप हो जाए तो कैसे सक्सेस पाई जा सकती है। Good morning, sir. We have published a Halloween story with your photographs on the front page of the. I am sending you a copy. A call distracted Mr. G in the morning meditation. He was keen to conclude the dialogue, but the man had, Sahib, we have few social media channels at our command as well. My friend is nice resort, celebrates some weekend. Okay. Expected hospitality. Acha. He has just taken over as the head of a सब-डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव टीम। अच्छा, ये वो है पुलिस या ऑफिसर और मीडिया का जो नेक्सस होता है, वो वाला। मीडिया सैनिटेशन कैंपेन। सही। व्हाट आर द एथिकल इश्यूज? क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए किसी सिविल सर्वेंट के? क्या डूज और डोंट्स हैं मीडिया एंगेजमेंट को लेकर? वुड यू प्लीज सैंक्शन माई लीव मैडम? एक ऑफिस असिस्टेंट ने बोला अपोलोजेटिक वे में, व्हाई डू यू लीव सो ऑफन? जाने दीजिए मैडम, हम मैनेज कर लेंगे, सीनियर ने बोला। तो H is the head of an office for welfare of women. Again women empowerment. अच्छा, वो उसके 3-4 बेटियां हैं, फिर वो प्रॉब्लम। फिर ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट,
ऑफिस का माहौल ठीक करने के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है, ऐसे में आप कॉलीग्स को कैसे बेटर करोगे, उनके एटीट्यूड में किस प्रकार से चेंज लाओगे, वो वाला पार्ट। अल्टीमेटली पूरे 8 केस स्टडी में क्या बात समझ आ रही है, पिछली बार ऐसा था कि सब में ऑफिसर बनाया था और कोई भी एक मैटर लिया था, उन मैटर्स में से एक एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, सोशल इश्यूज, अलग अलग तरीके से वो मैटर्स लिए थे। सोल्यूशन घर पे बन के तैयार किए जा सकते हैं। जो मेन चैलेंजेस है वो टाइम, पेपर और स्पेस मैनेजमेंट का है। कंटेंट का तो हमेशा ही रहता है, देखो वो विद प्रैक्टिस ही पूरा होगा। ये इस पूरे का फंडामेंटल है कि सबसे पहले इसको ठीक करेंगे तो ही केस स्टडी का अप्रोच बेटर हो सकता है। तो सर अब जो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स आते हैं, सर मैंने पहली बार लिखने का ट्राई किया पर मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन लो, ऐसा लगे तो एक पूरा पेज लिखो, एक पेज लिखा, दूसरा क्वेश्चन लो, फिर पूरा पेज लिखो। जैसे फर्स्ट टाइमर्स के साथ सबसे मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे कमिट व्हेन दे आर राइटिंग केस स्टडीज? भी आंसर होता है वो कहीं ना कहीं एज इट इज एक पैराग्राफ में पर ऐसे लिखना नहीं, वो एक केस स्टडी लिखते और हर जगह घूम घूम के वेरीफाई कराते रहते कि ये बेटर है कि और भी कुछ हो सकता है। भाई कितना सारा हो सकता है, आप केस स्टडी तो देखो, प्लान क्या है, प्रैक्टिस। अगर 8 पूरे हुए तो पहले 8 पूरे होंगे, फिर उसके बाद बात होगी कि अब क्या कर सकते हैं। लोग एक एक लिखते हैं, मतलब पहला ट्रैप ये है कि उसका बेस्ट वर्जन ढूंढते हैं। दूसरा ट्रैप क्या है, एक केस स्टडी आधे घंटे में लिखते, फिर दूसरा आधे घंटे में लिखते थे। सर आज मैंने 3 लिखी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता हूं मैं, कितनी देर में? सर 1.5 घंटे में। फाड़ दे, दुगना टाइम लेकर के स्टडी लिखेगा तो कितना खूबसूरत लिख सकता है कोई भी। 15 मिनट में लिखनी है, छोटी केस स्टडी ली थी, आधे घंटे में लिखा है, 1.5 घंटे में 3। हिलेगा ही नहीं केस स्टडी अपनी जगह से। जितनी जितनी बातें घर से सोच के आए वो तो पूरा चिपक जाएगा, अच्छे से चिपकेगा ही ना, क्यों, चैलेंज क्यों है। टाइम को वो बाउंड करना पड़े, टाइम बाउंड करके उल्टा भी कर सकते हैं। इस बात के लिए ना नहीं है कि आप 3 मत लिखिए, पर फिर 50 मिनट में 3 या 45, जो भी जिस भी हिसाब से चूज किया है, वो गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आदत हो जाती है। आपने इस केस स्टडी को एग्जाम्पल लेते, आपने ये वाली केस स्टडी लिखी, आपने सोचा आधे घंटे में एक लिखा, आप अपना ट्रैप खुद ही तो क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? आपको 15 मिनट में दौड़ के कहीं पहुंचना है, आप अपने शरीर को आधे घंटे की आदत डाल रहे, फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं रेस में भी लेकिन दौड़ूंगा जरूर, इसे जीतना भी है, आदत जीत की तो बनाई नहीं है, तो उल्टा हो जाता है। तो सर एक्चुअली मेरे से घर पे पता है मैं बहुत मस्त केस स्टडी लिखता था, मैंने चेक भी कराया था, चैट जीपीटी को भी दिखाया था, मेरे मेंटोर को भी दिखाया था, उन्होंने मेरे को हाईएस्ट मार्क्स दिए। एग्जाम में मैं आया तो मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा। बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करके क्रिकेट खेलने नहीं आ सकते ना? यू कांट आस्क अ फिश टू क्लाइंब द ट्री वेरी फास्ट, ऐसा नहीं होगा। तो ये सब ट्रैप्स है और अल्टीमेटली ये इसका एक डिकोडिंग है। कहीं भी मेंटल लेवल पर आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ और बारीक पूछना करना है, I'll be more than happy to help. Anybody, anything, any practical problem. Okay, हाँ 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 बिल्कुल, यूपीएससी में भी ऐसा ही एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको लेकर बात करेंगे। हाँ नहीं, यूपीएससी में हाँ अपने को जज करना पड़ेगा, बिल्कुल अपने को जज करना पड़ेगा। जीएस का क्वेश्चन हो तो जीएस का आंसर लिखने का क्या एथिक्स,
जैसे क्वेश्चन जीएस के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, उसमें एथिक्स का तड़का लगा लगा के ही लिखना पड़ेगा। कोर जीएस का क्वेश्चन कभी आएगा ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है तो फिर वो नहीं बोलते कि एग्जामिनर की तरफ से गैप रह गया है, ऐसा होगा नहीं ऐसा। एक क्वेश्चन देखा था, उसमें ऐसा था कि या तो वो स्टे करेगी या तो वो ट्रांसफर करेगी। तो हमें दोनों के बारे में थोड़ा हाँ। थोड़ा लिखना है कि कोई एक ही को एक्सप्लेन करना है पूरा? दोनों के बारे में लिखना है। उसका क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन देखा था जिसमें लिखा था वो स्टे करेगी या वो रिजाइन करेगी, तो आप व्हाट विल यू एडवाइस, तो आप पहले लिखेंगे दैट आई विल आस्क हर नॉट टू रिजाइन या डोंट टेक अ ट्रांसफर बिकॉज, फिर आप जस्टिफाई करेंगे शी शुड स्टे बैक एंड, वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है, तो अगर वो स्टे बैक कर गई तो आप क्या एडवाइस करेंगे, फिर आप वो एडवाइस करेंगे। तो दोनों का लिखेंगे, तभी तो बोलते हैं कि केस स्टडी ले रहा है। केस का मतलब क्या है, इधर से भी सुन रहा है इधर से भी सुन रहा है, दोनों लेगा फिर जजमेंट लेगा ऐसा। और एनीबडी? टर्म्स हमें लिखना है, ट्रेड कौन से पहचानने, तो इसका कुछ ट्रेड या ऐसा कुछ इसको स्टडी करने के बाद हमें ये लिखने की शुरू करना चाहिए। एक और बार। अभी हम लिखेंगे और हमारे पास वो वर्ड्स नहीं है, हाँ तो क्या करें? हाँ, तो इसीलिए पहले वो वर्ड्स का एक अलॉटमेंट करना पड़ेगा। वर्ड्स का अलॉटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहां से, वो जो चार्ट नहीं बना है, यहां से, कि कोई एक पर्सन होता है, उसके 5 वर्ड्स जो चैलेंज आते हैं, फिर उसका उसके बॉस के साथ के क्या चैलेंज आते हैं, वो वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। तो पहले टेम्पलेट्स में वर्ड प्ले करना शुरू करना पड़ेगा ऐसा। और फिर जब वो एक बार खुद को थोड़ा लगने लगे कि हमें मैंने खबर पड़े जाए, कि एग्जाम्पल लेते कोई भी, कि ये बंदा है, इसको पब्लिक के साथ कोई भी एक वर्ड बता जिसके साथ वो पब्लिक के साथ कनेक्ट रहता है। अकाउंटेबिलिटी, जैसे खुद के साथ वो किस चीज पे कनेक्ट रहता है, खुद का कंसाइंस, मॉरल्स, कंसाइंस। हिज फैमिली के साथ क्या होता है, वैल्यूज। जैसे सीनियर के साथ क्या होता है, आंसरेबिलिटी। तो वो आएंगे धीरे धीरे, वो आएंगे, पता भी होते हैं, तो उसको सेट करना है, तो राइट सेट होने लगेगा। तब फिर क्या करते हैं, फिर वर्ड सेट होने लगते हैं, फिर उसको अपने रीड करते रहते हैं, आची बात छे आची। फिर उसके बाद मैं लोगों को क्या बोलता हूँ कि एक केस स्टडी लो, इस केस स्टडी के बाजू में आप वर्ड्स लिखने लगो। क्यों, सबसे बड़ा ट्रैप एथिक्स के आंसर राइटिंग में क्या फंसता है, पूरा आंसर लिख के खत्म, एथिक्स में कहीं देखा तो नहीं, तो वर्ड्स क्या चला, हाँ तो कहीं छेद नहीं सर, तो यहां पर वो वर्ड्स आने चाहिए ना, तो साइड साइड पे आदत डालनी पड़ेगी। क्यों, हर जगह वर्ड्स नहीं लिखा है ना, कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, वर्ड्स तो हमको उसमें से निकालना है, उसका प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर मुझे लगता है कि लिखते ना तो झलकता है थोड़ा थोड़ा, फिर और प्रैक्टिस करते फिर और झलकता है, फिर होने लगता है ऐसा। बिकॉज नोबडी इज टू हैबिचुअल टू राइटिंग सच वर्ड्स और दैट, नोबडी ऑनेस्टली, ऐसा नहीं होता। देखो, उसका क्वेश्चन है कि इज देयर एनीथिंग, इज देयर अ हिडन डिमांड इन द क्वेश्चन। जो वेटरन होते हैं, छठा सातवां अटेम्प्ट, उनको हिडन डिमांड समझ में भी आती है, दिखता भी है। उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये नहीं भी पूछा था तो बात तो है ही ना, तो मैंने लिखा, बट ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, आप फर्स्ट टाइमर हैं या आपको बहुत कम टाइम हुआ इस पूरे जोन में, तो सबसे पहले आप जो रिक्वायर्ड है उसी से पूरा करो, फिर आपको धीरे धीरे अगर दिखने लगेगा, द मोर यू प्रैक्टिस, तभी हिडन डिमांड दिखेगा। बट क्वेश्चन अगर ये इज देयर अ हिडन डिमांड इन क्वेश्चंस, डू वी हैव टू आंसर दैट, यस यस वी कैन। वो पहला वाला ही ले लें क्या, यही पहले पे ही है। जैसे क्वेश्चन है डिलीनिएट द थॉट प्रोसेस शी माइट हैव अंडरगॉन, जैसे व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल बिफोर मिस ए। अब इसमें एक हिडन डिमांड मुझे दिखता है
क्या दिखता है पता है? द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केसेस आर, द स्टेक होल्डर्स इन द केस आर। इससे मुझे क्या पता चलता है, मैं होता तो ऐसा करता, इससे मुझे क्या पता चलता है कि मैं 4 पेज में सबसे पहले एग्जामिनर को क्या बता दूं, मेरा पेज भी आगे जाता है। फिर मैं बोलूं ना, सो फ्रॉम द अबव मेंशन्ड स्टेक होल्डर्स एंड द एथिकल इश्यूज दैट मेंशन्ड अबव द ऑप्शंस आर। तो कोई भी क्या बोलता है, भाई इसमें स्टेक होल्डर तो पूछा ही नहीं था, भाई इसमें एथिकल इश्यूज तो पूछे ही नहीं थे, यार मुझे हिडन में दिखा। एक्चुअली तुम प्ले करते हो, फिर तुम ऑप्शन पुट करते हो। वो राइट है टू एन एक्सटेंट, यस। क्या वो गलत है? ऐसा कभी सुना नहीं। बट अगेन, प्रेजेंट स्किल, सर मैं लिखूं तो अच्छा रहेगा, बहुत, पर 3 ही घंटे में सब करना। और फिर हाँ पूछो। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, पार्ट ए में कई रॉकेट साइंस નથી, क्वेश्चन 2 पेज आंसर्स, देयर इज नथिंग वेरी यूनिक। हाँ वो मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा, बस उतना ही उसका एस्पेक्ट, अदरवाइज उसमें कोई यूनिक चैलेंज नहीं है। उनका क्वेश्चन है कि वो जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ खास, एक्चुअली क्या आज तक एक ही बार ऐसे 5 देखे हैं, तो 5 में से कुछ निकल के आ नहीं रहा है कि क्या कुछ दिमाग लगाऊं कि कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में। सॉल्यूशंस जब भी एक पेज से ज्यादा हो तो बढ़िया रहता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि मार्क्स हमेशा सॉल्यूशन के होते हैं। मजे की बात बता रहा हूँ, जैसे सबसे ज्यादा एथिक्स के वर्ड्स का तड़का भी सॉल्यूशन में ही लगा हुआ दिखता है। और एक, मैं तो खुद अब बहुत पेपर चेक करता हूँ तो मुझे पता है, और कुछ अच्छे एग्जामिनर से पूछा है, एक्चुअली सॉल्यूशन खत्म होते ही वहां पर टिक लगता है और फिर मार्क्स देने का टाइम आता है ना, तो क्या होता है ना कि वो तब तक अगर लगे ना कि पिछले कुछ देर से एथिक्स के वर्ड्स का बहुत यूसेज हो रहा था, तो इंस्टिंक्टिव लेवल पर आधा या 1 मार्क ज्यादा मिलने का एक स्कोप बनता है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार वो लास्ट का ना थोड़ा ऐसा एथिक्स रखना बढ़िया कि लगे, इसीलिए मैं उस वक्त लिखा था कि ऐसा कुछ लिखना ना कि यू ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कैटेगोरियल इंपॉर्टेंट, लाइक हाँ कंक्लूड नहीं होता है, वो तो सोल्यूशन ही कंक्लूजन है। उसका क्वेश्चन है कि कंक्लूड करना होता है, सोल्यूशन ही ऐसा वो सब प्री कंसीव्ड है, हीट ऑफ द मोमेंट में पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कंक्लूड करूं, कंक्लूजन लिखना होता है, ऐसा नहीं मान, मतलब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्हाट आर द सॉल्यूशंस वही कंक्लूजन ही है भाई। और फिर ओके, थैंक यू।